एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में सो रहा होता है और साथ ही उसके कमरे में काफी ज्यादा गंदगी होती है और तभी उसका डोरबेल बजता है और यूका बोलता है कि अच्छा मैं आ रहा हूँ 2 मिनट वेट करो। और इसके बाद जब वो बाहर देखता है ना तो बाहर देखने के बाद वो काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि बाहर हमें काफी सुंदरी सी एक कन्या देखने को मिलती है और वो बोलती है कि क्या आप मुझे अपने घर में मेड के रूप में हायर कर सकते हो। और इसके बाद यूका जो होता है ना वो उसको अपने घर में लेके आता है और वो बोलता है कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मेरे पेरेंट्स अभी घर पे नहीं है इसलिए घर काफी ज्यादा गंदा है और मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आता हूँ। और वो बोलती है कि तुम्हें इतने ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। और युवा को ना उसके ऊपर थोड़ा शक हो रहा था कि ये सच में मेड है या फिर सिर्फ एक्टिंग कर रही है या फिर ये कोई इलीगल काम तो नहीं करती ना और मुझे जल्दी से इसको घर के बाहर भेजना होगा। और वो बोलता है कि तुम बोल रही थी कि अभी तुम्हें मेड का काम करना है। और इसके बाद बोलता है कि तुम पहले भी किसी घर में काम कर रखी हो तो बताओ तुम किस काम में काफी ज्यादा अच्छी हो। और इसके बाद वो बताने लगती है कि कोई मेरे मास्टर को काफी ज्यादा परेशान करता है तो मैं उन लोगों को काफी गंदी तरीके से मारती हूँ। और यूका को ना वहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो बोलता है कि तुम मजाक कर रही हो या फिर सीरियस हो। और तभी वो मेड बोलती है कि आखिरकार मजाक क्या होता है। और ये सुन के यूका वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि मुझे इसको जल्दी से बाहर भेजना होगा, अगर ये गुस्सा हो गई तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है। और वो काफी तगड़ा वाला रिलेशनशिप बताती है। और इसके बाद यूता वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और सोचता है कि मतलब कि ये एक स्ट्रेंजर है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा डर भी रहा होता है और सोचता है कि कहीं ये गुस्सा ना हो जाए और मुझे टॉपिक को चेंज करना होगा। और यूका बोलता है कि तुम एसोसिएशन में काफी अच्छी हो तो आखिरकार किस स्किल में उसमें अच्छी हो वो मुझे बताओ। और इसके बाद वो मेड जो होती है ना वो यूका को लेके बाहर आती है। और इसके बाद तभी मेड जो होती है ना वो अपने कपड़ों में से काफी सारे चाकू को निकालती है और वो पेड़ के ऊपर ना लाइन से चाकू मारने लगती है। और ये देख के ना यूका वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और मेड बोलती है कि आखिरकार आपको मेरा टैलेंट कैसा लगा। और कुछ चाकू मैं अपने पास रखती हूँ ताकि मैं अपने टैलेंट को दिखा सकूं। और यूका जो होता है ना भाई उसकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब होती है उस टाइम पे। और यूका बोलता है कि अभी तो ऐसा कोई भी नहीं है जिसको मैं मारना चाहता हूँ और तुम्हें जिसने मेरे बारे में बताया है मैं उसको नहीं जानता और मैं तुम्हें मेड की जॉब भी नहीं दे सकता। और ये सुन के ना वो मेड काफी ज्यादा उदास हो जाती है और बोलती है कि आपका समय देने के लिए शुक्रिया। और वो वहाँ से जाने लगती है। और जैसे वो मेड चली जाती है ना उसके बाद यूका को वहाँ पे काफी ज्यादा रिलीफ सा फील होता है और तभी वो एहसास करता है कि वो अपना कुछ सामान घर पे भूल गई है, मतलब कि यूका के पास। पर इसके बाद हमें वो मेड दिखाई जाती है जो कि बोलती है कि मैंने कुछ ज्यादा ही उम्मीदें लगा ली थी और आखिरकार अब मैं क्या करूंगी। और वो वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो ही रही थी लेकिन तभी वहाँ पे यूका आता है और बोलता है कि मेड आप ये भूल गई थी लेना। और उसके हाथ में एक बेल होता है और वो दौड़ते हुए मेड की तरफ जा रहा था और तभी उसके सामने से एक ट्रक भी आ रहा होता है। और वो मेड भी वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है उसको देख के और काफी मुश्किलों के बाद वो उसको बचा ही लेती है। और मेड भी उसको देख के ना वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है और बोलती है कि मुझे माफ करना क्योंकि मैं इतने क्लोज से कभी भी किसी को नहीं बचाई हूँ। और वहाँ पे मेड बताती है कि मेरा दिल अभी काफी तेजी से धड़क रहा है। और यूका जो होता है ना वो बेल जो होता है वो मेड को देने लगता है और बोलता है कि आप ये घर पे भूल गई थी। और इसके बाद वो मेड उससे बेल लेती है और फिर से उसको शुक्रिया बोल के वहाँ से फिर से जाने लगती है। और इस बार यूका को ना काफी ज्यादा बुरा लगता है और वो बोलता है कि मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ जो कि मेरी क्लीनिंग में हेल्प करवा सके, तो क्या आप वो करवा सकती हो। और इसके अगले सीन में ना यूका हमें काफी ज्यादा डरा हुआ नजर आता है क्योंकि जो मेड होती है ना वो अपने चाकुओं के बारे में यूका को बता रही होती है। और यूका बोलता है कि मैं तुमसे इसके बारे में नहीं पूछ रहा था, बस मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें क्लीनिंग करना आता है। और मेड बोलती है कि हाँ मुझे आता है, मैं लोगों को मार के एकदम क्लीन कर देती हूँ। और तभी यूका बोलता है कि मैं वो नहीं बोलना चाहता हूँ, तुम्हें घर की साफ सफाई करने आती है, मैं तुम्हें ये बोलना चाहता हूँ। तभी मेड बोलती है कि हाँ मुझे समझ में आ गया, इन सभी बैग्स के अंदर किसी की बॉडी है जो कि मुझे क्लीन करनी है। तभी यूका बोलता है कि नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, ये सभी कचरा है, बस तुम्हें इन सभी को साफ करके बाहर फेंक देना है और घर की थोड़ी साफ सफाई कर देनी है। तभी मेड बोलती है कि इसका मतलब जब तक मैं घर की साफ सफाई करूंगी तब तक तुम मुझे हायर करते रहोगे। और इसके अगले सीन में हमें यूका दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा हैरान हो रखा था क्योंकि मेड जो थी ना उसको भाई साफ सफाई करना बिल्कुल भी नहीं आता था। और वो काफी ज्यादा डरते हुए बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना, मुझसे गलती से हो गया। और इसके बाद वो वहाँ से जा रही होती है ना तभी वो नीचे गिरने वाली होती है और वो काफी ज्यादा तगड़ी बंदी होती है, इस चक्कर में वो गिरने से काफी आसानी से बच जाती है। और वो बाल्टी ने सीधा मेड के सर पे आके गिरता है, ये काफी फनी मूवमेंट था। और इसके बाद यूको बोलने लगता है कि आपको लगता है कि ये सब काम करना नहीं आता। और इसके बाद मेड काफी ज्यादा उदास होते हुए बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना क्योंकि मैं तुम्हारे कुछ भी काम नहीं आ पा रही हूँ। और यूका जो होता है उस मेड के सर से बाल्टी हटाता है और बोलता है कि मुझे तुमसे ऐसा काम नहीं करवाना चाहिए जिसमें तुम अच्छी ना हो। और इसके बाद वो उसके सर पे एक टॉवल रख देता है और बोलता है कि मैं तुम्हें सब चीज अच्छे से सिखा दूंगा स्टार्टिंग से और मैं भी तुम्हारी हेल्प करवाऊंगा और क्या तुम मेरी हेल्प करवाओगे। और ये सब सुन के ना वहाँ पे मेड काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके बाद वो दोनों मिलकर ना लिविंग रूम को ना काफी अच्छे से चमका दिए होते हैं। और इसके बाद यूका जो होता है ना वो मेड को शुक्रिया बोलता है और मेड ने ये सुन के काफी ज्यादा शर्माने लगती है, मतलब कि ब्लश करने लगती है और उसको भी काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी यूका बोलता है कि काफी ज्यादा मेहनत कर ली हमने और काफी ज्यादा
ज्यादा मैं थक भी चुका हूँ, क्या तुम्हें खाना बनाना आता है? और ये सुन के ना मेड वहाँ पे अगेन काफी ज्यादा उदास हो जाती है क्योंकि उसको खाना बनाना भी नहीं आता था। और इसके बाद तभी यूका बोलता है कि अच्छा कोई बात नहीं, मेरे पास आज के लिए एक काफी अच्छी डिश रखी हुई है, हम वो खा लेंगे। और वो बोलता है कि तुम पहले जल्दी से नहा के आ जाओ, फिर उसके बाद हम खाएंगे। और मेड नहाते टाइम ना यूका के बारे में सोच रही होती है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश भी करने लगती है उसके बारे में सोचते सोचते। और इसके बाद हमें यूका के बारे में बताया जाता है जो कि फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है और साथ ही अभी उसके पेरेंट्स घर पे नहीं है और अभी उसका समर वेकेशन चल रहा है, इस कारण उसको अकेले ही घर पे रहना पड़ता है। लेकिन इस टाइम पे उसको काफी ज्यादा शर्म आ रहा था क्योंकि उसके घर पे एक काफी सुंदर और क्यूट सी मेड आ रखी है। और सबसे फनी बात तो ये है कि वो अभी उसी के बाथरूम में नहा रही है और वो काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और सोच रहा है कि शायद अब वो टॉवल पहन के यहाँ पे आने वाली है। बट मेड हमें दिखाई जाती है जो कि फुल आउटफिट में वहाँ पे आती है और यहाँ पे यूका का पूरा प्लान खराब हो जाता है। और इसके बाद यूका जो होता है ना वो उसको कैबेज को काटने के लिए देता है और जो मेड होती है ना भाई वो काफी स्टाइल में कैबेज को काटती है और सच में काफी अच्छा काटती भी है भाई वो। इसके बाद वो एक काफी अच्छा डिश निकालता है और सर्वेंट पूछती है कि आखिरकार ये होता क्या है और यूका काफी हैरान होते हुए बोलता है कि आखिरकार तुम्हें इसके बारे में नहीं पता। और इसके बाद तभी वो मेड बोलती है कि हाँ मैंने इसके बारे में सुना तो है बट मुझे खाने में उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है ना, इसलिए मुझे इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। और वो बोलती है कि मैं खाना खाते टाइम ना उसका टेस्ट या फिर उसके लुक के बारे में नहीं देखती। और यूका काफी हैरान होते हुए बोलता है कि तुम क्या बात कर रही हो, खाने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका टेस्ट और उसका लुक ही तो होता है। और ये जो मीट है ये तो इस शहर के बेस्ट दुकान से लिया गया है। इसके बाद भी वो जो मेड होती है ना वो उसकी बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाती। और इसके बाद तभी वो मेड बोलती है कि क्यों ना हम खाना खाना स्टार्ट करें। और यूका बोलता है कि हाँ हम कर सकते हैं बट रुको जरा, आखिरकार तुमने मुझे अभी तक अपना असली नाम नहीं बताया है। और मेड जो होती है ना वो उदास होते हुए बोलते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना बट मेरा कोई नाम नहीं है, मेरे मास्टर मुझे जिस नाम से चाहे उस नाम से बुला देते हैं और आप भी चाहे मुझे जिस नाम से बुला सकते हो। और तभी यूका बोलता है कि अच्छा ठीक है, फिलहाल तो मैं तुम्हें मिस मेड बुलाऊंगा। और इसके बाद वो दोनों ही वहाँ पे डिनर स्टार्ट करते हैं और मेड जो होती है वो जैसे डिनर करती है ना मतलब कि एक बाइट लेती है उसके बाद ही यूका पूछता है कि आखिरकार आपको ये कैसा लगा। और वो ज्यादा तगड़ा रिएक्शन नहीं देती और बोलते है कि हाँ मुझे नहीं पता चल रहा कि इसका टेस्ट अच्छा है या फिर बुरा, बस मैं इसको खा रही हूँ। बट एक चीज है, ये मेरे पिछली बार के खाने से काफी ज्यादा डिफरेंट है और साथ ही मेरा यहाँ पे रहना नहाना ये सब भी काफी ज्यादा डिफरेंट है पिछली बार से। और इसके बाद हमें मेड के बारे में बताया जाता है जो कि बचपन से ही वो असैसिन का काम कर रही है और साथ ही उसने अब तक इतने गलत काम कर लिए ना कि उसका अब दिल ही नहीं बचा, मतलब कि अब उसको कुछ फील ही नहीं होता और उसको किसी भी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता था। पर अभी प्रेजेंट का सीन एकदम अलग है, उसका हार्ट बीट भी काफी ज्यादा तेज हो रखा है और साथ ही उसे काफी ज्यादा अलग सा भी महसूस हो रहा था। और तभी यूका बोलता है कि आप खाली क्यों खा रही हो उसको, आपको इस सॉस के साथ उसको खाना चाहिए। और जैसे ही मेड उस सॉस के साथ उसको खाती है ना तो अब उसको फील हुआ वो खाना और अब उसको बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है वो खाना। और इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूका जो होता है वो अपने कमरे में ना सो रखा होता है और काफी डरावने सपने उसको आ रहे थे ना, इस कारण वो उठ जाता है और तभी उसको भूख लगता है और वो ना अपने किचन में कुछ खाने के लिए जाता है। लेकिन तभी उसको किचन से कुछ आवाज आने लगती है और वो सोचने लगता है कि शायद वो मेड कुछ गलत काम तो नहीं करने की कोशिश कर रही। और भाई वो वहाँ पे काफी ज्यादा डर रहा था, लेकिन जैसे वो उस मेड को देखता है ना भाई वो मेड काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी उस टाइम पे और वो मेड ना वही सॉस खा रही थी भाई, वो भी छिप छिपा के, काफी ज्यादा बढ़िया लग रहा था यार ये सीन देखने में। और मेड यूका को देख के ना वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है और बोलती है कि प्लीज मुझे माफ करना। और यूका बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हें भी भूख लगी है तो चलो फिर मैं कुछ अच्छा खाने के लिए बनाता हूँ। और मेड बताती है कि मुझे नहीं पता कि मैं कल जिंदा रहूंगी या फिर नहीं रहूंगी, तो मैंने सोचा कि इस सॉस को एक बार और टेस्ट कर लूं मैं। और इसके बाद यूका जो होता है वो खाना बना के वहाँ पे लेके आता है और दोनों बालकनी में बैठ के खाने लगते हैं। और तभी मेड पूछती है कि क्या आपने कोई डरावना सपना देखा था। तभी यूका हैरान होते हुए बोलता है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता। और तभी मेड बताने लगते हैं कि जब मैं सॉस खा रही थी ना तो मुझे आपके कमरे से चिल्लाने की आवाज आई और मैं इसके बाद आपके कमरे में आई थी क्योंकि मुझे लगा कि कोई आप पे अटैक करने के लिए आया है। तभी यूका बोलता है कि तो इसका मतलब तुमने मुझे रोते हुए देख लिया ना। और मेड वहाँ पे हाँ बोलती है और यूका को वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था, एम्बैरेसिंग फील करने लगता है वहाँ पे वो। और तुम सपने में ना माँ 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 कह रहे थे और काफी ज्यादा रो भी रहे थे। और साथ ही मैंने भी एक सपना देखा था जहाँ पे सपने में एक काफी बड़ा सॉस की बोतल मुझे बोल रहा था कि तुम मुझे पूरी तरीके से खत्म नहीं कर पाओगी। और जैसे ही मैं उसको खाने वाली थी ना तभी मेरा सपना टूट गया। और ये सुनकर ना यूका वहाँ पे काफी हैरान होता है और बोलता है कि तुम किस तरीके के सपने देखती हो। और वो बताते हैं कि मुझे हमेशा ना केवल मारने या फिर मरने का ही
सपना आया करता था, बट आज पहली बार मुझे इतना अलग सपना आया है। और सच बताओ तो आज मुझे पूरे दिन काफी अलग सा फील हो रहा है। और जब मैंने आपको वो बेकार सपना देखते हुए देखा तो मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि उस टाइम पे मैं आपको कैसे शांत करवाऊं। तभी यूका बोलता है कि तुम उतना ज्यादा फिक्र मत करो, क्योंकि मुझे डरावने सपने बचपन से ही आते हैं। और उस टाइम पे ना मैं अपनी मदर की गोदी में सो जाता था और उसके बाद वो डरावने सपने आने ना बंद हो जाते थे। और तभी मेड बोलती है कि अच्छा ठीक है, तो आप मेरी गोद में आके सो जाइए। और ये सुन के ना यूका वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है और बोलता है कि नहीं नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना, तुम मेरी मदर नहीं हो और मुझे तुम्हारी गोद में सोने में काफी ज्यादा अजीब सा लगेगा। और इसके बाद मेड काफी ज्यादा उदास हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि लगता है कि मैं इन सब कामों के लिए नहीं बनी। और तभी उसको आवाज आने लगता है कि तुम सच में काफी ज्यादा कोल्ड हार्टेड हो और तुम सिर्फ लोगों को ही मार सकती हो और तुम्हें इसके अलावा कुछ भी नहीं आता। और तभी अचानक से यूका जो होता है ना वो उसकी गोदी में सो जाता है और जो भी विचार आ रहे थे ना अभी मेड के दिमाग में वो सभी आना अचानक से बंद हो जाता है। और यूका को ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आ रहा था और मेड बोलते है कि आपको अच्छा तो लग रहा है ना सोने में। और यूका शर्माते हुए बोलता है कि हाँ मुझे काफी अच्छा लग रहा है। हमें मेड दिखाई जाती है जो कि सोच रही होती है कि मेरी बॉडी अभी सच में काफी ज्यादा गर्म हो रखी है और ये एहसास सच में काफी ज्यादा अलग है। और ये एहसास मुझे तब होता है जब मैं काफी सारे लोगों को एक साथ मारती हूँ, बट ये वाला एहसास काफी ज्यादा अलग है क्योंकि मेरा शरीर अपने आप ही मूव कर रहा है और पता नहीं ये क्यों हो रहा है। और इसके बाद हमें सर्वेंट दिखाई जाती है जो कि कचरों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के बैग में इकट्ठा करने लगती है और इससे ना काफी ज्यादा कचरा ना काफी कम जगह में ही इकट्ठा हो जाता है। और तभी वहाँ पे यूका आता है और वो बोलता है कि तुम आप साफ सफाई काफी अच्छे से करने लगी हो और इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। और इसके बाद जब वो कचरा फेंकने के लिए बाहर जा रहे थे तभी वो देखते हैं कि बाहर किसी ने एक डॉग को रख दिया था और साथ ही वहाँ पे एक लेटर भी था जो लेटर मेड पढ़ने लगती है। लेटर में लिखा हुआ था कि मुझे लगा था ये छोटी ब्रीड वाला डॉग होगा बट ये तो काफी बड़ा हो जाएगा और मैं इसको अपने घर में नहीं रख सकता, इस कारण मैंने इसको एक अमीर दिखने वाले घर में छोड़ दिया और मुझे आशा है कि तुम इसका ध्यान काफी अच्छे से रखने वाले हो। और इस बात पे ना यूका काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है उस बंदे के ऊपर और इसके बाद वो डॉग के पास जाता है और तभी सर्वेंट पूछती है कि क्या आप इसको रखने वाले हो। और यूका बोलता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं इसको ऐसे ही अकेला नहीं छोड़ सकता और अगर मैं इसको अकेला छोड़ दूंगा तो ये शायद यहीं पे मारा जाएगा। और तभी मेड बोलती है कि अगर इसमें जीने की इच्छा होगी तो इसको कोई भी नहीं मार सकता और अगर आप इस पे दया दिखाओगे तो इसके साथ काफी बुरा हो सकता है। और इस पपी को इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि इसकी किस्मत थी वो और इस जैसे जीवों को ना जंगल में ही मरना पड़ता है। और तभी यूका बोलता है कि मैं इसके बारे में तो नहीं समझता बट जब तुमने कल मेरी जान बचाई थी तो वो तुमने दया के वजह से तो नहीं किया था ना। और ये सुन के मेड काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी यूका बोलता है कि जब हम किसी को मुसीबत में देखते हैं तो उस टाइम पे हमारा दिमाग काम नहीं करता, इंसानी फितरत यही होता है कि लोग उसकी मदद कर देता है बिना कुछ सोचे समझे। और जब कोई तुम्हें अकेला छोड़ देता है तो कितना अजीब सा लगता है ये मैं समझ सकता हूँ। और इसके बाद वो उस डॉग को लेके घर के अंदर आ जाते हैं और यूता बोलने लगता है कि ये डॉग सच में कितना ज्यादा क्यूट है और क्या तुम भी इसको लेना चाहोगी। और सर्वेंट जो होती है ना वो काफी ज्यादा दूर होती है उस डॉग से और बोलते है कि नहीं मैं इसको नहीं लेना चाहती। और इसके बाद यूता उसके पास आके बोलता है कि देखो तो जरा ये कितना ज्यादा क्यूट है। और सर्वेंट जो होती है ना वो फिर से उस डॉग से काफी ज्यादा दूर चली जाती है। और यूका बोलता है कि तुम्हें डॉग से डर लगता है क्या। और मेड बोलते है कि नहीं मुझे हल्का फुल्का डर लगता है। और यूका बोलता है कि सच में तुम इस टाइम पे काफी ज्यादा क्यूट लग रही हो। तभी मेड बोलते है कि अगर आपकी इच्छा यही है तो मैं इसको जरूर टच करूंगी। और इसके बाद ना वो काफी ज्यादा डर रही होती है। और तभी यूका बोलता है कि तुम्हें ना अपने आप को इतना ज्यादा फोर्स करने की ना जरूरत नहीं है। और इसके बाद यूका पूछता है कि आखिरकार तुम्हें डॉग से इतना ज्यादा डर क्यों लगता है। और तभी मेड बताती है कि मेरे मास्टर ना ट्रेनिंग के नाम पे ना मुझे एक खूंखार डॉग के साथ एक पहाड़ी पे छोड़ दिए थे। और तभी यूका बोलता है कि ये तो सच में काफी ज्यादा बेकार है बट इसके साथ तो तुम कभी भी इस डॉग से दोस्ती नहीं कर पाओगी। और मेड जो होती है ना वो इसके बाद माफी मांगती है यूका से। और इसके बाद मेड बोलती है कि अच्छा ठीक है मैं इसको पकड़ने की कोशिश करती हूँ। और जब वो उसको गोद में लेती है ना तो भाई वो काफी ज्यादा कपकपा रही होती है। और यूका बोलता है कि तुम सच में अभी काफी ज्यादा डर रही हो। और तभी मेड बोलती है कि ऐसा कोई भी काम नहीं है जो कि मैं ना कर सकूं। तभी यूका पूछता है कि आखिरकार ये तो इतना ज्यादा प्यारा है इससे तुम्हें क्यों डर लग रहा है। तभी मेड बोलती है कि तुम एक बार इसके दांत देखो, इसके नाखून देखो कितने ज्यादा खूंखार लग रहे हैं। और इसके बाद तभी वो डॉग जो होता है ना वो मेड की उंगली ना अपने मुंह में ले लेता है। और इस बात पे ना मेड वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है और कपकपाने लगती है। और तभी यूका बोलता है कि तुम्हें ना डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ये बस तुम्हारे साथ खेलने की कोशिश कर रहा है। और इसके बाद मेड की जो हालत होती है ना वो सच में काफी ज्यादा खराब हो जाती है। और यूका बोलता है कि लगता है इस डॉग के दांत आना स्टार्ट हो गए हैं। और यूका डॉग के साथ इतने अच्छे तरीके से खेल रहा था ना ये देख के ना मेड काफी ज्यादा हैरान होती है। और वो यूका को बोलती है कि तुम्हें ऐसा कर रहे हो ना ये काफी ज्यादा
खतरनाक हो सकता है। और यूका बोलता है कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो और चलो थोड़ी देर बाहर चलते हैं हम। और इसके बाद वो लोग पेट शॉप जाते हैं जहाँ पे डॉग के लिए काफी ज्यादा शॉपिंग करते हैं। और इसके बाद वो लोग घर जाने लगते हैं जहाँ पे यूका बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया मेरे साथ पेट शॉप जाने के लिए और इसके लिए इतनी ज्यादा शॉपिंग करवाने में हेल्प करवाने के लिए। और इसके बाद मेड बोलने लगती है कि मास्टर आप सच में काफी ज्यादा दयालु हो, क्योंकि मेरे जो पुराने ओनर थे वो सच में काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट थे और मुझे वहाँ पे बिना गलती के काम करना पड़ता था। इस कारण मुझे एक ही बार में उस काम को कंप्लीट करना पड़ता था, बट आप उसके काफी ज्यादा अलग हो और आप जो मुझे काम करने के लिए देते हो वो सभी काम काफी ज्यादा अलग होते हैं। और मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ उस काम को काफी अच्छे से करने के लिए, बट मैं हर बार कुछ ना कुछ गलती जरूर कर ही देती हूँ। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आखिरकार वो कैसे बनूं जिसकी आपको काफी ज्यादा जरूरत है। और जिस दुनिया में मैं रहती थी उस जगह में कम होने की जगह के लिए हमेशा हमें लड़ना पड़ता था और ये एकदम म्यूजिकल चेयर की तरह था। लोगों के लिए हम जैसे प्यादे बिल्कुल भी मैटर नहीं करते थे, चाहे हम किसी भी जेंडर के हो या फिर किसी भी उम्र के हो, हमारे पास बस स्किल होना चाहिए। बट यहाँ पे एकदम डिफरेंट है, क्योंकि मैं जिस चीज में काफी ज्यादा काबिल हूँ और जो चीज करने के लिए मुझे बनाया गया है वो मुझे यहाँ करने को नहीं मिल पाता। और काश मैं इस पपी से अच्छे से मिल पाती और काश मुझे आप जैसे लोग इस दुनिया में पहले ही मिल जाते, तो इससे मैं वो बन जाती जो कि आपको चाहिए। और क्या मुझे सच में यहाँ पे रहना चाहिए? मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि मैं आपके बिल्कुल भी किसी काम नहीं आती। और इसके बाद यूका बोलने लगता है कि मुझे लगता है कि तुम अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ के ना अब एक नॉर्मल लड़की बनना चाहती हो और ये सच में काफी अच्छी बात है। और इसके बाद वो लड़की काफी ज्यादा हैरान होती है और बोलती है कि लोगों को मार के एक नॉर्मल लाइफ जीना, इसके बारे में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। और इसके बाद यूका बोलता है कि जरा सनसेट को देखो वो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और इसके बाद वो सर्वेंट भी उस सनसेट को देखने लगती है और बोलती है कि अगर मैं लोगों को मारना छोड़ दूं और इस दुनिया को देखने लगूं तो क्या मैं भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जी सकती हूँ। और इसके बाद यूका बताने लगता है कि तुम्हें पता है जब तुम पहली बार मेरे घर पे आई थी ना तो मैं काफी ज्यादा उस टाइम पे डर गया था। और ये सुन के ना मेड वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है। और तभी यूका बताता है क्योंकि ना मेरे को ना असैसन को रखने का ना अपने पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था। और इसके बाद वो बताने लगता है कि असैसन को लेके ना मेरी सोच काफी ज्यादा डिफरेंट थी और सच बताऊं तो तुम काफी ज्यादा अच्छी लड़की हो। और इसके बाद मेड ना अपने बचपन की लाइफ को याद करने लगती है और तभी पूछती है कि आखिरकार मुझे एक नॉर्मल लड़की बनने के लिए क्या करना होगा। और यूका बोलता है कि सच बताऊं तो ये तो काफी ज्यादा हार्ड क्वेश्चन है और लगता है कि तुम अपनी गलतियों को बदलना चाहती हो। और तुमने खुद ही कहा था कि जब तुम यहाँ पे आई थी और तुमने जो भी काम किया है वो सभी तुम्हारे लिए काफी ज्यादा नया था। और जब तुम पहली बार कुछ काम करते हो ना तो गलती होना एकदम नॉर्मल बात होती है। और इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे पपी को काफी ज्यादा भूख लगा होता है, इस कारण वो जाग जाता है। और सर्वेंट हमें दिखाई जाती है जो कि सब्जियों को काट रही होती है। और इसके बाद वो पपी सर्वेंट के पास आ जाता है और ये देख के ना वो सर्वेंट काफी घबरा जाती है और सोचती है कि आखिरकार ये पपी मेरे पास कैसे आ गया। और इसके बाद वो बोलने लगती है कि मुझे देख के तुम्हें लगता है कि तुम साधारण डॉग तो बिल्कुल भी नहीं हो। और वो सब देख के ना वो डॉगी वहाँ पे काफी ज्यादा डरने लगता है। और इसके बाद तभी सर्वेंट को फील होता है कि लगता है इस डॉग को भूख लगा है और इसके बाद वो उसको खाना खाने के लिए देती है। और इसके बाद वो बोलती है कि मुझे समझ में आ रहा है कि ये डॉग अभी किस तरीके का फील कर रहा होगा। और इसके बाद ना वो उस डॉग को टच करने के लिए जा रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे यूका आ जाता है और इसके बाद वो उस डॉग को टच नहीं करती। और जब यूका देखता है ना कि वो डॉग खाना खा रहा है तो वो सर्वेंट को थैंक यू बोलता है उसको खाना देने के लिए। और इसके बाद वो जाके उस डॉग को टच करने लगता है और बोलता है कि तुम सच में काफी ज्यादा मुलायम हो। और इसके बाद तभी वो ना उस डॉग का नाम ना मोची तारो रखता है और इसके बारे में ना मेड से पूछता है कि तुम्हें ये नाम कैसा लगा। और मेड भी बोलती है कि ये नाम सच में काफी ज्यादा अच्छा है और वो नाम ना उस डॉग को भी काफी अच्छा लगता है। और इसके बाद तभी वो पूछता है कि तुमने गोभी काट दिया है ना और तुम सच में अब काफी बढ़िया काम करने लगी हो। और इस बात पे ना मेड भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और तभी ना वो डिनर बनाने के लिए जा रहा होता है ना तभी मोचीतारो उसके पास आके खेलने लगता है। और इसके बाद तभी यूका बोलता है कि तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा, मैं डिनर बनाने जा रहा हूँ, उसके बाद हम खेलेंगे। और तभी मेड बोलते हैं कि आप फिक्र मत करो, जब तक आप डिनर बनाओगे मैं इसके ऊपर नजर रख लूंगी। और यूका बोलता है कि तुम सच बोल रही हो ना। और मेड बोलती है कि हाँ मैं नॉर्मल बनना चाहती हूँ और मुझे नॉर्मल बनने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। और इसके बाद यूका बोलता है कि अच्छा ठीक है, मुझे तुम पे भरोसा है। और ये सुन के ना मेड काफी ज्यादा खुश होती है और बोलती है कि तुम सब कुछ मुझ पे छोड़ दो। और इसके बाद मेड जो होती है ना वो उस डॉग को खिलाने लगती है और उसको काफी ज्यादा अच्छा भी लगता है। और इसके बाद वो ना तब की बात को याद करने लगती है जब यूका ने उसको बोला था कि मैं तुमसे काफी ज्यादा डर गया था, लेकिन तुम्हारे साथ रहने के बाद मुझे फील हुआ कि मैं गलत था। और वो मेड बोलती
बोलते है कि मुझे समझ में आ रहा है कि उस टाइम पे तुम किस तरीके का फील कर रहे होगे। और मेड बोलते है कि मुझे शर्म आ रहा है कि मैं पहले इस डॉग से डरती थी और इसके बाद वो डिनर करती है ना तो वो डिनर उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और वो बोलती है कि सच में आज का डिनर तो काफी ज्यादा अच्छा था। और यूका बोलता है कि अगर तुम्हें इतना पसंद आया तो मैं तुम्हारे लिए फिर से बना देता हूँ। और तभी मेड बोलते है कि नहीं, आपको इतना ज्यादा परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और यूका बोलता है कि बट तुम्हें और भी ज्यादा खाना खाने का मन कर रहा है। और इसके बाद वो खाना बनाने के लिए जाने लगता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कुछ खाने का मन करे तो ये एकदम नॉर्मल बात होती है। और इसी तरीके से जो तुम्हें करने का मन करे अगर तुम वो करती हो तो तुम एक नॉर्मल पर्सन बन पाओगी। और इसके बाद तभी मेड बोलते है कि अगर ऐसी बात है तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे एक नाम दो। और यूका बोलता है कि क्या तुम सच में ये चाहती हो। और इसके बाद ना यूका उसके बारे में सोचने लगता है और तभी उससे पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा बर्थडे कब आता है। और तभी मेड बोलती है कि मुझे इतना तो नहीं पता बट इतना पता है कि वो विंटर में होता है। तभी यूका बोलता है कि अच्छा तुम्हारा नाम यूकी कैसा रहेगा। और यूकी का मतलब स्नो होता है। और इसके बाद ना तभी उसको उसके पुराने मास्टर की बात याद आती है जहाँ पे उसका मास्टर बताता है कि तुम्हारा हार्ट एकदम कोल्ड होगा इसलिए तुम्हारा नाम जू होगा। और जू मतलब स्नो होता है। और यूका वहाँ पे बताने लगता है कि तुम्हें पता है कि मुझे स्नो देखना ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। वो सफेद और काफी ज्यादा सुंदर होते हैं और मुझे उसके साथ खेलने में भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और ये सारी बातें सुनते हुए ना मेड ना अपने बचपन की लाइफ को याद कर रही होती है। तभी यूका बोलता है कि तुम्हें ये पता है कि स्नो ना गर्म होता है। और ये सुन के ना मेड काफी ज्यादा हैरान होती है और मैंने ना इसके बारे में कहीं सुना था। और इसके बाद ना मेड को उसका जवाब मिल जाता है कि आखिरकार उसकी बॉडी अपने आप ही मूव क्यों हुई थी और साथ ही उसको इतना ज्यादा गर्मी सा महसूस क्यों हो रहा था। और आखिरकार क्यों यूका के साथ जब मैं टाइम बिताती हूँ तो मेरा दिल अजीब सा फील करने लगता है। और जब मैं यहीं रहूंगी और साथ ही यूका के साथ ज्यादा टाइम बिताऊंगी तो मैं इसका आंसर और भी अच्छे तरीके से पा पाऊंगी। और इसके बाद ना उसको यूकी नाम ना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद ना यूकी उसको शुक्रिया बोलती है और यूका बोलता है कि अभी ना तुम एकदम नॉर्मल लड़की की तरह मुस्कुरा रही हो। और इसके बाद ना हमें यूका की छोटी बहन दिखाई जाती है जो कि उस पपी को देखने के लिए ना अगले दिन यूका के घर पे आती है। यूकी दिखाई जाती है जो कि मोची तारो के साथ खेल रही होती है। इसके बाद तभी यूका वहाँ पे आता है और वो बोलता है कि क्या तुम प्लीज मेरे कान में पियर्सिंग कर दोगे, तुमने अपने कान में भी किया है तो शायद तुम्हें ये आता होगा। और यूकी जो होती है वो उसके लिए मान जाती है बट वो जैसे करने के लिए जाती है ना तो वो वहाँ पे नहीं कर पाती। और वो ये बोलती है कि क्या ये कोई नए टाइप की सजा है और प्लीज अगर कोई मैंने गलती कर दिया तो उसके लिए मुझे माफ कर दो। और प्लीज मास्टर मुझे माफ कर देना क्योंकि आपका पियर्सिंग करना सच में काफी ज्यादा डरावना काम है। और तभी हितोशी बोलता है कि लेकिन ये सब करना तो तुम्हारा काम था ना। और इसके बाद तभी उनके घर की बेल बजती है। वहाँ पे हितोशी की छोटी बहन आई होती है और वो ना हितोशी के डॉग को देखने के लिए ना काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और तभी यूकी दरवाजा खोलती है और वो बोलती है कि क्या आप हितोशी की छोटी बहन हो। और उसकी जो सिस्टर होती है ना वो वहाँ पे एक लड़की को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। और इसके बाद वो घर के अंदर आती है और घर देखती है कि वो तो काफी ज्यादा साफ है और उसका डॉग भी सच में काफी ज्यादा प्यारा होता है। और सबसे मेन बात जो उसकी मेड है वो इतनी ज्यादा सुंदर कैसे है। और इसके बाद उसकी बहन जो होती है ना वो हितोशी को काफी ज्यादा मारती है और बोलती है कि आखिरकार तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। और तभी हितोशी बताता है कि अगर मदर को इसके बारे में पता चलता ना तो काफी ज्यादा परेशान हो जाती। और आखिरकार डैड ने क्या बोला। और तभी हितोशी बोलता है कि वो तो इस बात के लिए मान गए थे। और तभी सिस्टर बोलती है कि तुम्हें डैड ना हर बात के लिए परमिशन दे देते हैं और इस कारण तुम काफी ज्यादा बिगड़ने लगी हो। और सच बताऊं ये जो सिस्टर है ना भाई ये सेम मेरी बहन की तरह बोल रही है। मैं भी कुछ करने के लिए बोलता हूँ ना तो मेरी मम्मी को वो ऐसे ही भड़का देती है कि इसको ना करने दे। और इसके बाद सिस्टर जो होती है ना वो फिर से हितोशी का मुंह खींचने लगती है और बोलती है कि तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताई है, ये इसलिए है। तभी यूकी पूछता है कि क्या आप दोनों अलग अलग जगह पे रहते हो। और ये सुन के ना सिस्टर जो होती है वो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और वो ना यूकी की तरफ नहीं देख पा रही थी। उसको काफी ज्यादा जेलसी फील हो रहा था क्योंकि वो काफी ज्यादा सुंदर थी। और सच में भाई मेड काफी ज्यादा सुंदर है। इसके बाद तभी हितोशी बोलता है कि रिको को ना सुंदर लोग काफी ज्यादा पसंद है और रिको मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बताया था यूकी के बारे में। और ये सुन के ना रिको वहाँ पे फिर से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वो फिर से हितोशी को काफी ज्यादा मारने लगती है। इसके बाद रिको जो होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है कि मेरा नाम रिको है और तुम्हारा नाम क्या है। और यूकी बताती है कि मेरा नाम यूकी है और ये नाम मुझे मास्टर हितोशी ने दिया है। और ये सुनने के बाद ना रिको वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी यूकी बताती है कि मैं एक असैसन थी और मैं ना हर बार अपना नाम चेंज करती रहती हूँ, इसलिए मैंने मास्टर हितोशी से पूछा कि आखिरकार मैं अपना नाम क्या रखूं और उन्होंने मेरा नाम यूकी सजेस्ट किया। और ये सुन के रिको और भी ज्यादा हैरान हो जाती है। और तभी हितोशी बोलता है कि हाँ उसने सही बोला। इसके बाद रिको जो होती है ना वो पहले से और भी ज्यादा एक्साइटेड होने लगती है। और इसके बाद रिको जो होती है वो यूकी का सिग्नेचर मांगती है एक पेपर पे और जैसे यूकी उसके ऊपर सिग्नेचर करती है ना तो ये देखने के बाद वो दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और तभी यूकी बोलती है कि क्या तुम लोगों को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। रिको बोलते है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, ये एकदम नॉर्मल सा सिग्नेचर है। और तभी यूकी बताती है कि मैं बात करने में
में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हूँ। मैं लगभग 12 लैंग्वेज अच्छे तरीके से जानती हूँ, क्योंकि मैं अपने काम के लिए पूरी दुनिया घूमती रहती हूँ, बट मैंने कभी भी राइटिंग पे ध्यान नहीं दिया। और अगर तुम्हें निराशा हुआ हो तो प्लीज मुझे माफ कर देना। और तभी रिको बोलते हैं कि नहीं, तुम्हें माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, सच बताऊं तो ये काफी ज्यादा अच्छा है। इसके बाद तभी रिका जो होती है वो यूकी के पास जाती है और बोलती है कि क्या तुम प्लीज मेरा समर रिसर्च प्रोजेक्ट की टॉपिक बनना चाहोगी। तभी हितोशी बोलता है कि क्या तुम सच में इसको अपना सब्जेक्ट बनाना चाहती हो। और तभी रिको बोलती है कि क्या यूकी तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना। और यूकी बोलते है कि अगर आपको मेरे से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है। और वो बोलती है कि इसके बाद चलो फिर तुम अपना असैसन वाला मुझे साइड के बारे में बताओ। और हितोशी बोलता है कि तुम कुछ भी इसमें उल्टा सीधा मत लिख देना और इससे ना ही उल्टा सीधा करवाना। और तभी रिको बोलते हैं कि हाँ मुझे इसके बारे में पता है, मेरा रिसर्च होगा एक काफी सुंदर सी मेड जो कि असैसन की तरह दिखती है। और इसके बाद तभी यूकी बोलते हैं कि अगर तुम्हें मेरा स्किल देखना है तो उसके लिए हमें बाहर जाना होगा। और इसके बाद हमें रिको के सर पे एक एप्पल दिखाया जाता है और यूकी जो होती है वो काफी तेज हवा में जाती है और स्टंट मारते हुए ना एक चाकू फेंक के मारती है और वो सीधा एप्पल पे जाके लगता है। और ये देखने के बाद ना रिको बोलती है कि तुम सच में कितनी ज्यादा अमेजिंग हो। लेकिन हितोशी जो होता है ना उसको वहाँ पे काफी ज्यादा डर लग रहा था। और इसके बाद तभी रिको बोलते है कि आखिरकार तुमने वो चाकू कहाँ से निकाला। और यूकी बताती है कि वो मैं अपने कपड़े के अंदर रखती हूँ। और इसके बाद ना वो कपड़ा उठा के ना चाकू दिखाने लगती है कि वो कहाँ कहाँ पे रखती है। और तभी हितोशी काफी शर्माते हुए बोलता है कि तुम ना ये सब दिखाना बंद करो प्लीज। और इसके बाद रिको जो होती है ना वो यूकी के सर पे एक बेल लगा हुआ था उसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है कि क्या तुम्हें रास्ते में चलते वक्त इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और तभी यूकी बोलते है कि नहीं मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ये मेरा सिग्नल है, ये बजने से पहले ही मैं अपने टारगेट को खत्म कर देती हूँ। और ये सारी बातें सुन के ना रिका वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है और तभी उसको ना काफी तेज भूख लगता है। और इसके बाद तभी रिको बोलते है कि आखिरकार तुम्हें खाने में क्या पसंद है। और यूकी बताती है कि मुझे जो पसंद है ना वो कोई डिश नहीं है। और तभी रिको बोलते है कि अच्छा ठीक है, मुझे वो देखना है कि आखिरकार तुम्हें क्या पसंद है। इसके बाद यूकी जो होती है वो वहाँ पे सब्जियां काट के दिखाती है जो कि काफी बारीक कटा होता है। और ये देख के भी वहाँ पे रिको काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बोलती है कि सच में तुम काफी ज्यादा अमेजिंग हो। और इसके बाद वो सभी लोग बाहर खाना खाने के लिए जाते हैं क्योंकि घर में ज्यादा कुछ सामान नहीं होता। और वहाँ पे एक समर फेस्टिवल का फोटो देखने के बाद रिको बोलती है कि मैं यहाँ पे जाना चाहती हूँ। हितोशी बताता है कि यूकी वहाँ पे तुम्हारा फेवरेट सॉस भी मिलता है। और ये सुनने के बाद ना यूकी को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और उसके मुंह से ना लार भी टपकने लगता है, लालची कहीं की। और इसके बाद वो सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो सभी समर फेस्टिवल में जाएंगे। और इसके बाद वहाँ पे जाने के बाद ना रिका जो होती है वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। और इसके बाद रिको जो होती है वो यूकी को लेके आगे जाने लगती है। और इसके बाद रिको जो होती है ना वो शूटिंग गेम खेलने लगती है, लेकिन उसका निशाना ना बिल्कुल भी लगने का नाम ही नहीं ले रहा था, मतलब कि बहुत ही ज्यादा बेकार होता है। और इसके बाद यूकी जो होती है वो भी निशाना लगाने की कोशिश करती है, लेकिन उसका निशाना भी चूक जाता है और काफी ज्यादा उदास होते हुए बोलते हैं कि मैं शूटिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। और इसके बाद वो सभी मछली पकड़ने के लिए आते हैं और यूकी वहाँ पे काफी सारी गोल्ड फिश को पकड़ती है काफी आसानी से। और तभी रिको बोलते हैं कि प्लीज मुझे भी इसको सिखाओ ना कैसे करती हो। और इसके बाद यूकी जो होती है वो रिको को भी सिखा रही होती है। और इसके बाद फाइनली वो लोग वहाँ पे सॉस के पास आते हैं और सॉस को देख के ना वहाँ पे यूकी के मुंह से काफी ज्यादा पानी टपकने लगता है। और इसके बाद जब यूकी उसको खाती है ना तो बोलते हैं कि सच में ये कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। रिको बोलते हैं कि तुम इसको ना एकदम गिलहरी की तरह खा रही हो और ये देखने में सच में काफी ज्यादा क्यूट लग रहा है। और यूकी को वो चीज इतना ज्यादा अच्छा लगता है ना, ये देख के ना दुकान वाला जो होता है ना वो उसको फ्री में दे देता है। और ये देखने के बाद तो यूकी का पाँव जमीन पर टिकता ही नहीं है, वो इतना खुश हो जाती है कि इसके बाद रिको जो होती है वो कुछ पीने के लिए लेने के लिए जाती है और बोलते हैं कि आप फिक्र मत करो, मैं यहीं पे जल्दी से आ जाऊंगी। और इसके बाद वो दोनों जो होते हैं वहाँ पे रिको का वेट करने लगते हैं बैठ के। इसके बाद तभी यूकी बोलते हैं कि अच्छा मुझे आज पता लगा कि फेस्टिवल ऐसा होता है। और तभी हितोशी बोलता है कि क्या तुम कभी भी फेस्टिवल में नहीं गई। और यूकी बोलते हैं कि नहीं। इसके बाद हमें यूकी के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो एक बार फेस्टिवल में गई थी, बट वो एंजॉय करने के लिए नहीं गई थी बल्कि किसी को मारने के लिए गई थी। और इसके बाद तभी वहाँ पे फायरवर्क्स होने लगते हैं और वो ना काफी अच्छे से देख रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे रिको भी आ जाती है और वो बोलती है कि सच में ये देखने में कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है। और इसके बाद वो लोग वहाँ पे काफी अच्छे से फायरवर्क्स देखते हैं और इसके बाद वो तीनों घर जा रहे होते हैं। और तभी उनके पीछे से ना चोर ना कुछ चुरा के ना बाइक पे बैठ के उन्हीं की तरफ भाग के आ रहे होते हैं, मतलब कि बाइक से आ रहे होते हैं। और वो जो बाइक वाला होता है ना वो रिको से टकराने वाला होता है, लेकिन तभी यूकी वहाँ पे आके रिको को बचा लेती है। तो जो बाइक वाला बंदा होता है ना वो वहाँ से भाग जाता है और हितोशी जो होता है वो उन दोनों के पास जाता है और बोलता है कि तुम दोनों ठीक तो हो ना। और हमें रिको दिखाई जाती है जो कि कुछ ज्यादा ही ब्लश कर रही होती है और बताती है कि डैड के अलावा पहली बार मुझे किसी ने यहाँ पे उठाया है और मुझे तो अभी एकदम प्रिंसेस की तरह फील हो रहा है। और इसके बाद तभी हितोशी जो होता है वो सॉस को उठाते हुए सोच रहा होता है कि ऐसे लोगों को ना सजा मिलना चाहिए। एक तो किसी का पर्स को वो चोरी कर लिया और ऊपर से मेरी बहन को मारने वाला था और ऐसे लोगों को सजा ही मिलना चाहिए। क्या मैंने सही बोला ना? और यूकी बोलती है कि अच्छा ठीक है, मुझे सब समझ में आ गया। और इसके बाद ना वो बिल्डिंग्स पे जंप लगा के ना उसके पीछे जाने लगती है। और तभी रिको बोलते हैं कि हमें भी उनके पीछे जाना चाहिए क्योंकि जो
जो होती है वो छत पे भाग रही होती है और दोनों भाई बहन जो होते हैं वो उनका पीछा कर रहे होते हैं। और इसके बाद यूकी जो होती है वो चोर के ऊपर आ जाती है और अपने चाकू की मदद से ना उस बाइक के ना दोनों टायर को ही फोड़ देती है। और इसके बाद जैसे वो दोनों वहाँ पे आते हैं ना तो देखते हैं कि चोर नीचे गिरा हुआ है और तभी यूकी ना अपने हाथ में चाकू लेके ना उस चोर की तरफ जा रहा होता है। और ये देखने के बाद ना हितोशी वहाँ पे काफी तेज यूकी का नाम लेता है और चोर जो होता है ना वो यूकी को देख के काफी ज्यादा डर रहा था। और हितोशी बोलता है कि प्लीज तुम उसे मारना मत बिल्कुल भी। इसके बाद यूकी ना उसके हेलमेट पे एक घूसा मारती है हल्के हाथ से और बोलती है कि ये तुम्हारी सजा है। और तभी वो हितोशी की तरफ देखते हुए बोलती है कि अब तो मैं नॉर्मल हो गई ना। और हितोशी भी बोलता है काफी खुश होते हुए कि चलो फिर मैं तुम्हारे लिए एक सॉस खरीद देता हूँ। और इसके बाद वो तीनों वहाँ से जाने लगते हैं और हितोशी जो होता है वो रिको को ना उसके घर पे छोड़ने के लिए जा रहा होता है। और रिको बोलते है कि तुम्हें मेरी इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अकेले भी घर जा सकती हूँ। और हितोशी बोलता है कि अभी काफी ज्यादा टाइम हो गया और मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकता और अभी जो हुआ है उसके बाद तो अब बिल्कुल भी नहीं। और रिको बोलते है कि चलो अच्छा हुआ, मैंने अपना रिपोर्ट भी पूरा तैयार कर लिया है। और यूकी बोलती है कि क्या ये काम सभी लोगों को करना होता है? रिको वहाँ पे हाँ बोलती है और बोलती है कि क्या तुम कभी स्कूल नहीं गई? और यूकी को तो स्कूल के बारे में कुछ पता ही नहीं था। रिको बताने लगती है कि हम वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, दोस्तों से मिलते हैं और उन सबसे बातचीत भी करते हैं। बताती है कि वहाँ पे सच में काफी ज्यादा मजा आता है। और इसके बाद तभी उसके पास उसकी मदर का मैसेज आता है कि आज तुम्हारा फेवरेट फूड बना हुआ है। और ये सुनने के बाद ना रिको काफी ज्यादा खुश हो जाती है और भागते हुए बोलते हैं कि भैया जल्दी घर चलो, मुझे जल्दी से घर जाना है। और इसके बाद तभी यूकी बोलती है कि अगर स्कूल जाना नॉर्मल है तो मैं भी स्कूल। और तभी हितोशी अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार यूकी की एज कितनी होगी। और हितोशी बताता है कि अगर तुम्हें दोस्त बनाना है तो स्कूल जाना एकदम नॉर्मल तरीका है और ये तुम ट्राई कर सकती हो। और अगस्त का महीना अब खत्म हो चुका था और हितोशी का नया सेमेस्टर ना अब स्टार्ट हो चुका था। और इसके बाद हितोशी हमें क्लास में दिखाया जाता है और वो यूकी के बारे में सोच रहा होता है कि क्या वो घर पे ठीक होगी ना। इसके बाद हितोशी का दोस्त उसके पास आता है और बोलता है कि तुमने एक अफवाह सुनी है क्या? और हितोशी बोलता है कि कौन सी अफवाह? और उसका दोस्त बताता है कि अपने शहर में ना एक काफी सुंदर सी मेड आई है। और ये सुन के ना हितोशी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि ये तो सच बात है कि वो सच में काफी ज्यादा सुंदर है। समर फेस्टिवल में वो अक्सर रिको के साथ बाहर घूमने जाया करती थी। और हितोशी बोलता है कि अच्छा ऐसा होगा, बट मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसका एक और दोस्त बोलता है कि भाई मैंने ना उसको एक बार लाइब्रेरी में देखा था और सच बताऊं तो वो सच में काफी ज्यादा सुंदर है। ये सुन के हितोशी अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार वो लाइब्रेरी क्यों ही जाएगी और किसी को भी नहीं पता कि वो मेरी मेड है। और न्यू सेमेस्टर अभी शुरू हुआ है और मैं नहीं चाहता कि किसी को भी इसके बारे में पता चले, तो मैं इसको सीक्रेट रखना चाहूंगा। अभी टीचर क्लास के अंदर आती है और वो ना एक नए स्टूडेंट से ना सभी को मिलवाती है और ये नया स्टूडेंट और कोई नहीं यूकी होती है। और ये देखने के बाद ना हितोशी काफी ज्यादा हैरान होता है। और सच बताऊं तो यूकी जो है ना वो स्कूल की ड्रेस में और भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। यूकी दिखाई जाती है जो कि क्लास के सामने अपना इंट्रोडक्शन देती है। और इसके बाद टीचर हितोरी के बगल में यूकी को बैठने के लिए बोलते हैं और यूकी हितोरी के पास जाके बोलती है कि मास्टर प्लीज आप मेरा ध्यान रखना। और ये बात सुनने के बाद ना क्लास के सभी बंदे ना काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और स्कूल खत्म होने के बाद रिको उन दोनों के पास आती है और बोलती है कि आज का दिन आप दोनों का कैसा गया। और हितोरी जो होता है ना वो तो एकदम सदमे में होता है और वो बोलता है कि तुमने ही किया है ना। और रिको काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए वो बोलती है कि हाँ तुमने सही कहा और मेरा मिशन एकदम कामयाब हो गया। और रिको बताती है कि मिस यूकी काफी ज्यादा कमाल किया, उन्होंने तो मेरी होमवर्क में भी काफी ज्यादा मदद की थी। और इसके बाद हितोरी बोलता है कि तुम मेरी क्लास में क्यों आई और साथ ही मेरा कजन बनने का ही आइडिया तुम्हें कहाँ से मिला। और इसके बाद यूकी बताती है कि ये आइडिया मिस रिको का था और उन्होंने मुझे बोला कि इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा और दूसरे लोग भी समझ जाएंगे, इस कारण मैंने आपका नाम ले लिया कि मैं आपकी कजन हूँ। और हमने ये बात आपको जानबूझ के ना बताई क्योंकि हमें लगा कि हम आपको सरप्राइज देंगे। और इसके बाद हितोरी ना रिको के सर पे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब चीज करने की। और यूकी काफी ज्यादा डरते हुए बोलते है कि क्या मैंने कुछ गलत कर दिया मास्टर जिस कारण आपको गुस्सा आ गया। और हितोरी बोलता है कि नहीं मैं गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ, बस मैं काफी ज्यादा हैरान हो गया था, बट कोई बात नहीं, अब हम दोनों मिलकर अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करने वाले हैं। और यूकी बोलते हैं कि हाँ मास्टर आपने सही बोला। और इसके अगले सीन में ना हमें क्लास के सभी बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि ना एक जगह भाग के जा रहे होते हैं और बोलते हैं कि हम तो काफी टाइम से इस चीज का वेट कर रहे थे और ब्रेड तुम तो मेरे हाथ से बिल्कुल भी नहीं बचने वाले। और तभी यूकी बोलते हैं कि आखिरकार ये लोग कर क्या रहे हैं। और तभी हितोरी बोलता है कि मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हें लंच में क्या खाना है। और मैंने सोचा कि हम कुछ खाने के लिए चलते हैं। और वहाँ पे ना मिस यूकी ना कात्सुसुता ब्रेड का नाम ले रही होती है। और तभी हितोरी
हितोरी बोलता है कि क्या मतलब कि आपको वही खाना है, और यूकी वहाँ पे हाँ बोलती है। और तभी हितोरी बताता है कि वो काफी ज्यादा रेयर चीज है और अगर आप उसके लिए 1 मिनट भी लेट हो गई तो शायद वो आपको नहीं मिलेगा। और हर वेडनेसडे को ना उसका एक सेल चलता है और वो ना काफी ज्यादा पॉपुलर है और उसके लिए ना भाई काफी ज्यादा लोग आते हैं और सॉस के साथ खाने में तो इसको काफी ज्यादा मजा आता है। और तभी यूकी बोलती है कि आखिरकार ये शॉप कहाँ है, और मेरे टीचर ने मुझे बताया था कि अपने ना हर मिशन को कंप्लीट करना होता है हमें, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं वो सब कुछ करने के लिए एकदम तैयार हूँ। और इसके बाद ना वो सीधा क्लास के विंडो से ना सीधा छत के टॉप पे पहुंच जाती है। और इसके बाद हितोरी भी वहाँ पे जाता है और बोलता है कि यूकी तुम कुछ भी गलत मत करना, इससे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और यूकी ना काफी स्पीड में भाग के जा रही होती है और हितोरी अपने मन में सोच रहा होता है कि मुझे नहीं लगता कि मैं इसको रोक पाऊंगा। और जब बात हो सॉस की तो उस टाइम पे तो एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है ये चीज। और हमें काफी सारे स्टूडेंट भी दिखाए जाते हैं जो कि उसी ब्रेड के लिए जा रहे होते हैं और हमें बताया जाता है कि ये स्टूडेंट ना उस ब्रेड को गार्ड भी करते हैं और साथ ही खाते टाइम ना भाई काफी स्पेशल डांस भी करते हैं। और हितोरी को तो लग रहा था कि मिस यूकी उनके सामने ना आ जाए और इससे तो काफी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके बाद मिस यूकी सीधा स्कूल से जंप करती है और सीधा दुकान के अंदर जाती है और वहाँ पे ना एकदम नॉर्मल एक्ट करते हुए बोलती है कि मुझे एक ब्रेड और एक सैंडविच चाहिए। और इसके अगले सीन में यूकी के हाथ कपकपा रहे होते हैं और वो बोलती है कि प्लीज मुझे माफ करना क्योंकि उन्होंने मुझे बोला था कि वो एक इंसान को केवल एक ही ब्रेड देंगे। और तभी हितोरी बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ और खा लूंगी। और तभी यूकी बोलती है कि नहीं नहीं, आप मेरे में से शेयर करके खा लीजिए क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इसको अकेले खा पाऊंगी। हाँ हाँ, मुझे भरोसा है कि तुम इसको अकेले खा सकती हो और सबसे मेन बात, मैंने इसको ऑलरेडी खा रखा है और तुम इसको ट्राई करो। और इसके बाद यूकी ना उस ब्रेड को खाती है और हितोरी ना अपने मन में सोच रहा होता है कि वैसे तो मैं यूकी के ऊपर गुस्सा करने वाला था बट इसके स्माइल को देख के ना भाई मेरा पूरा गुस्सा उतर गया। और इसके बाद तभी यूकी ना ब्रेड को आधा तोड़ देती है और वो ना अपने हाथों से ही हितोरी को खिलाती है और इसके बाद पूछती है कि आखिरकार इस ब्रेड का टेस्ट कैसा लग रहा है। और इसके बाद ना हितोरी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्मा जाता है और बोलता है कि सच में इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा है। और इसके अगले सीन में रिको मोचितारो के साथ खेलती हुई नजर आती है और रिको उन्हीं के साथ रहने वाली थी। और हितोरी बोलता है कि वैसे तो अभी तक समर ब्रेक भी स्टार्ट नहीं हुई तो आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों रहोगी। और तभी रिको बोलते है कि तो काफी ज्यादा गलत बात है, आप हमेशा यूकी के साथ रहते हो। और तभी हितोरी बोलता है कि तो फिर इसमें क्या हुआ, ये तो एकदम नॉर्मल है ना। और तभी रिको बोलते है कि आपको नहीं पता कि मुझे हमेशा से ही एक बड़ी बहन चाहिए थी, हम सारी रात बैठ के फैशन के बारे में बात करेंगे और साथ ही काफी सारी चीजों के बारे में भी मुझे बात करना है। और ये सारी बातें सोच के ना वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी। और हितोरी बोलता है कि सच में भाई तू कैसी लड़की है, इन सब चीजों को लेके कितनी एक्साइटेड हो रही है। और रिको बोलती है कि अगर आपकी मिस यूकी के साथ शादी हो गई तो मेरा सपना भी पूरा हो जाएगा। और हितोरी बताता है कि वैसे प्रिंस हमेशा अपनी प्रिंसेस को गोद में लेता है ना, बट इन्होंने मुझे क्यों अपने गोद में ले रखा है। तभी रिको बोलते है क्योंकि ये मेरा सपना है ना, तो मैं चाहती हूँ कि मिस यूकी आपको अपने गोद में ले और मुझे तो ऐसा लगता है कि मिस यूकी आपको पसंद भी करती है। और हितोरी बोलता है कि तुम पागल पागल हो क्या, तुम्हें इसके बारे में कैसे पता, और मिस यूकी को ना रोमांस के बारे में बिल्कुल भी कुछ आइडिया नहीं है। और तभी रिको बोलते है कि भैया आपको इसके बारे में कुछ नहीं पता, मैं लड़की हूँ और मुझे इसके बारे में अच्छे से पता है। और तभी हितोरी बताता है कि कुछ दिनों पहले रिको ने ना मुझे अपने हाथ से ना ब्रेड खिलाया था काफी प्यार से। और ये सुन के तभी रिको बोलने लगते हैं कि तब तो कंफर्म है कि वो आपसे प्यार करती है और आपके साथ शादी करने वाली है। और हितोरी बोलता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हो। और रिको बोलती है कि मदर तो काफी आसानी से मान जाएगी बात को, लेकिन लग रहा है कि डैड को मनाने में ना हमें थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है। और इसके बाद तभी यूकी वहाँ पे आती है और बोलती है कि आप लोग शादी की बात कर रहे थे, किसकी शादी होने वाली है। और हितोरी घबराते हुए बोलता है कि नहीं नहीं कुछ नहीं, हम बस ऐसे ही बात कर रहे थे। और तभी रिको बोलती है कि मिस यूकी मैं बहुत खुश होंगी अगर आप मेरी बड़ी बहन बन जाओगी तो, और क्या आपको मेरे बड़े भाई पसंद है। और तभी यूकी बोलते है कि हाँ तुमने सही कहा, वो काफी ज्यादा अच्छे है और मुझे काफी पसंद है। और ये सुनने के बाद ना हितोरी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसके बाद ना वो सभी लोग गार्डन में बैठे होते हैं और रिको बोलती है कि क्या आप कभी भी मेकअप नहीं लगाती। और यूकी बताती है कि नहीं मैं ज्यादा मेकअप नहीं लगाती, बस सुबह के टाइम पे थोड़ा बहुत क्रीम लगाती हूँ। और तभी रिको बोलते है कि आप बिना कुछ मेकअप किए भी कितनी ज्यादा सुंदर लगती हो, ये काफी ज्यादा कमाल की बात है। और यूकी बोलती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी फील नहीं हुआ कि मैं सुंदर हूँ और साथ ही मेरी सुंदरता का मुझे आज तक कभी भी कुछ फायदा नहीं हुआ। और रिको बोलते कि आपने सही बोला, सुंदर होना भी काफी ज्यादा कठिन काम है और जब मैं बड़ी हो जाऊंगी ना तो मैं काफी सारे मेकअप के सामान खरीदूंगी और काफी ज्यादा सुंदर भी बनूंगी। और तभी यूकी बोलते है कि बट आप ऐसे भी काफी ज्यादा सुंदर और काफी ज्यादा क्यूट लगती हो। और ये सुनने के बाद रिको वहाँ पे थोड़ा शर्माती है और बोलती है कि तुमने सच बोला क्या, और मेरे पेरेंट्स के अलावा आज तक मेरी किसी ने भी कभी तारीफ नहीं की, और क्या मैं कभी आप जितनी सुंदर बन पाऊंगी। और तभी यूकी बताती है कि जब से मैंने ये सॉस खाना स्टार्ट किया ना तब से मुझे ऐसा लगता है कि मेरी स्किन और भी ज्यादा सॉफ्ट हो गई है और मुझे लगता है कि आपको भी ट्राई करना चाहिए। और तभी रिको ना उसको खाती है और बोलती है
कि सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। और तभी हितोरी उन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है कि मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दोनों ऑलरेडी काफी ज्यादा सुंदर हो। और तभी रिको बोलते हैं कि भैया आप हमारी तरफ देख के क्या सोच रहे हो, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप सोच रहे हो कि आप यूकी के साथ शादी कर लोगे तो आप उसको हमेशा देख पाओगे। और ये सुनने के बाद ना वहाँ पे हितोरी काफी ज्यादा शर्माने लगता है और बोलता है कि तुम पागल वागल हो क्या, इसके बारे में ज्यादा मेरे से बात मत करो। और तभी रिको बताती है कि जापान में ना कोई भी 18 साल से ज्यादा का हो जाता है ना तो वो उसके बाद शादी कर सकता है। और ये सुनने के बाद यूकी बोलती है कि अच्छा ऐसा भी होता है क्या। और हितोरी बोलता है कि बस 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 करो भाई, ये सब चीजों पे बात करना बंद करो। और रिको बोलते है कि भैया अगर आपकी शादी यूकी के साथ हो गई तो क्या आपको अच्छा नहीं लगेगा। और हितोरी को ना वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आने लगता है। और तभी रिको बोलते है कि अच्छा तो मैं समझ गई, और काफी ज्यादा खुश होते हुए बोलते हैं कि चलो भैया भी मान गए आप तो। और इसके बाद हमें एक कैट दिखाई जाती है जो कि छिपके इनके ऊपर नजर रखी होती है। और इसके अगले सीन में ना वो दोनों हमें स्कूल में दिखाए जाते हैं। और हितोरी सोचता है कि रिको पूरे हफ्ते मेरे घर पे रही थी और इस कारण मैं ढंग से सो भी नहीं पाया, और वो ना क्लास के अंदर ही सो रहा होता है। और इस बात पे ना टीचर को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो ना हितोरी की तरफ चौक फेंक के मारता है। और इसके बाद मिस यूकी ना उस चौक को ना अपने चाकू की मदद से काट देती है और किसी को पता भी नहीं लगता इसके बारे में। लेकिन वो चौक के दोनों टुकड़े ना सीधा हितोरी के ना आंखों में जाके लगता है, दोनों आंखों में। और ये देख के ना मिस यूकी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाती है और काफी ज्यादा माफी भी मांगने लगती है। और बाकी स्टूडेंट ना वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान भी हो चुके होते हैं। और इसके बाद हितोरी ना अपना फेस धो के आता है और बोलता है कि मैंने मिस यूकी को चाकू लाने से मना किया था स्कूल के अंदर, और सच में मेरे आंखों में काफी दर्द हो रहा है। और इसके बाद ना वो स्कूल के हॉस्पिटल में जाता है और बोलता है कि मैम मेरे आंखों में ना काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। जो आज हॉस्पिटल में डॉक्टर होती है ना वो कोई और होती है, मतलब कि जो रेगुलर होती है ना वो नहीं थी ये। और वो बोलती है कि मुझे तुमसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और तुम मेरे आज के पहले पेशेंट हो। और वो पूछती है कि आखिरकार तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। और तभी हितोरी बताता है कि मेरी आंखों में चौक चला गया था। और तभी टीचर बोलती है कि आखिरकार ये कैसे हो गया। और तभी हितोरी बोलता है कि वो काफी लंबी स्टोरी है। और इसके बाद टीचर ना उसको बेड पे बैठने के लिए बोलती है, बेड नहीं मतलब कि हॉस्पिटल में जो होता है ना लेटने वाला, उसके ऊपर। और हितोरी ना अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिरकार ये टीचर काफी ज्यादा मुझे अजीब लग रही है। और तभी वो टीचर ना हितोरी से बोलने लगती है कि वो जो सुंदर लड़की है क्या वो तुम्हारी दोस्त है या फिर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, क्योंकि मैंने तुम दोनों को ना आज एक साथ स्कूल आते हुए देखा था। तभी हितोरी बोलता है कि अच्छा तो आप मिस यूकी की बात कर रही हो, हाँ वो मेरी दोस्त भी है और साथ ही मेरी वो एक कजन है। और ये सुनने के बाद ना टीचर वहाँ पे काफी ज्यादा हंसती है और बोलती है कि अच्छा तो वो एक कजन है। और इसके बाद टीचर बोलते है कि बट तुम दोनों कजन जैसे लगते नहीं हो। और इसके बाद वो ना हितोरी की आंखों को चेक करने लगती है और बोलती है कि वैसे देखा जाए तो तुम्हारे लुक्स काफी ज्यादा अच्छे हैं। और हितोरी को वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आने लगता है। और तभी टीचर बोलते है कि तुम एकदम ठीक हो। और इसके बाद ना वो जाके ना दरवाजे को भी बंद कर देती है। और इसके बाद वो अपने कोट को उतारती है और बोलती है कि चलो मुझे अब कुछ और भी चेक करने दो कि वहाँ पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। और ये देखने के बाद ना हितोरी वहाँ पे काफी ज्यादा डर जाता है और टीचर ना उसके ऊपर चढ़ने लगती है। और हितोरी घबराते हुए बोलते है कि टीचर आप ये क्या करने की कोशिश कर रही हो। और टीचर बोलते है कि तुम तो काफी ज्यादा डरे हुए हो। और टीचर ना वहाँ पे हितोरी का नाम भी लेती है। और तभी हितोरी बोलता है कि आपको मेरा नाम कैसे पता। और टीचर बोलते है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें काफी अच्छा वाला एक्सपीरियंस देने वाली हूँ। और तभी दरवाजे को तोड़ते हुए ना मिस यूकी भी वहाँ पे आ जाती है और वो बोलते है कि मास्टर आपकी आंखें तो ठीक है ना, जैसे ही क्लास खत्म हुई मैं आपके पास आ गई। और तभी हितोरी वहाँ पे काफी ज्यादा रोते हुए बोलता है कि प्लीज मुझे बचा लो, ये काफी ज्यादा डरावना है। और तभी टीचर बोलते है कि हितोरी तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रही थी, मैं टीचर हूँ तुम्हारे साथ तो इतना तो कर ही सकती हूँ। और इसके बाद वो उसको आई ड्रॉप देती है। और हितोरी बोलता है कि टीचर ये सच में काफी बेकार सा मजाक था और ऐसा मजाक मत करिए। और टीचर बोलते है कि अच्छा ठीक है, मुझे लगा कि तुम इतनी जल्दी नहीं डरोगे। और इसके बाद ना मिस यूकी ना अचानक से हितोरी को अपनी तरफ खींच लेती है और टीचर को बोलते है कि आज के बाद ना तुम इसके क्लोज आने की कोशिश मत करना। और ये सब बातें सुन के ना वहाँ पे हितोरी ना काफी ज्यादा शर्मा जाता है और थोड़ा सा मतलब कि कुछ सोचने लगता है, मतलब कि वही रिको की बातों को सोचने लगता है कि उसने बोला था ना कि मिस यूकी तुम्हें पसंद करती है। और मुझे ऐसा फील हो रहा है कि यूकी को अभी जलन हो रही है। और तभी टीचर बोलते हैं कि अगर तुम्हारे आंखों में बिल्कुल भी दर्द हो तो तुम फिर से यहाँ पे आ सकते हो। और इसके बाद यूकी उसको वहाँ से लेके जाती है और बोलते है कि मास्टर आप मुझे पिछली हरकतों के लिए प्लीज माफ कर देना। और तभी यूकी बोलते है कि मास्टर मुझे आपको कुछ बताना था। और हितोरी ना काफी ज्यादा शर्माते हुए बोलता है कि रुको रुको, अभी मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हूँ। और वो बताती है कि मैं पक्का श्योर हूँ कि वो जो लड़की थी ना वो भी एक असैसिन ही थी, वो कोई टीचर नहीं थी। और इसके बाद हमें टीचर दिखाई जाती है जो कि एक बिल्ली के साथ बैठी होती है और बोलती है कि मुझे तो लगा था कि वो यहाँ पे काम करने के लिए आई है और मैं इस काम को काफी जल्दी खत्म कर दूंगी,
में वही असैसन दिखाई जाती है जो कि यूकी के पीछे पड़ी होती है और वो बताती है कि मेरा एक ही सपना है कि मैं एक आइलैंड पे काफी सारे सुंदर आदमियों के बीच में रहना चाहती हूँ और इस ड्रीम को पूरा करने के लिए मैंने असैसन के ग्रुप को ज्वाइन किया और लगातार काफी सारे मर्डर्स करती रही और अगर मैं यूकी का सर को अलग कर दूं ना तो उसके बाद मेरी लाइफ एकदम खुशियों से भर जाएगी। और इसके बाद हमें हितोरी दिखाया जाता है जो कि सोने की कोशिश कर रहा था बट उसको बिल्कुल भी नींद नहीं आ रहा था क्योंकि यूकी ना उसके ऊपर नजर रखी हुई थी और वहाँ पे हितोरी को काफी ज्यादा शर्म आ रहा था इस कारण। और इसके बाद वो तभी बोलता है कि मिस क्योंकि अगर आप मुझे इस तरीके से देखते रहोगे तो मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आएगा। और वो हितोरी के बगल में लेट जाती है और बोलती है कि मास्टर मुझे माफ करना, मैं आपको अपनी गोद में नहीं सुला सकती, मैं आपको अपनी गोद में सुला दूं और कोई हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आएगा तो उस टाइम पे मेरी स्पीड काफी ज्यादा कम होगी और मैं उसको नहीं हरा पाऊंगी इस कारण। और इस टाइम पे तो हितोरी की हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि भाई उसकी सर्वेंट यूकी मतलब कि जो इतनी ज्यादा सुंदर है वो उसके बगल में आके सो गई। तो आप लोग खुद ही इमेजिन करो कि भाई उसको कहाँ से नींद आने वाला है अब। और तभी हितोरी ना यूकी की तरफ देखते हुए बोलता है कि मुझे ना अपने आप की उतनी ज्यादा फिक्र नहीं है जितनी आपकी फिक्र है। और इसके बाद ना यूकी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगती है। तभी यूकी बताती है कि एक माहिर चोर हमारे ऊपर अटैक भी करेगा ना उसको भी मैं एक हाथ से हरा सकती हूँ और मेरे पे स्कूल में नाइफ भी था बट मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि वो मेरी धमकी से ही डर गई और इसके बाद वो आगे नहीं बढ़ी। और हितोरी अपने मन में सोचता है कि अच्छा वो धमकी था क्या, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था उस टाइम पे। और इसके बाद यूकी ना हितोरी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है कि मास्टर हितोरी आप बिल्कुल भी फिक्र मत करना क्योंकि किसी भी हालत में मैं आपकी जान बचाऊंगी क्योंकि आपने मुझे बताया कि आखिरकार असली सुकून होता क्या है। और इसके बाद तभी हितोरी बैठ जाता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ या फिर नहीं कर सकता बट मुझे इतना पता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना तो नहीं चाहता। और तभी यूकी बोलते हैं कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए ये सब सोचने के लिए। और तभी हितोरी को ना काफी ज्यादा गर्मी लगता है और वो ना विंडो खोलने के लिए जा रहा होता है लेकिन तभी यूकी बोलते हैं कि मास्टर आप विंडो खोलने मत जाइए, मैं खोलती हूँ क्योंकि क्या पता कोई स्नाइपर बाहर हमारा वेट कर रहा हो। और जैसे यूकी विंडो की तरफ देखते हैं ना तभी उसको सॉस की स्मेल आती है और वहाँ पे ना एक जार रखा हुआ था जिसमें से सॉस की स्मेल आ रही होती है। और जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखती है ना तभी वो असैसन वहाँ पे आ चुकी होती है और उसने हितोरी को किडनैप भी कर लिया था, मतलब कि पकड़ रखा था। और वो असैसन बोलते हैं कि तुम ना काफी ज्यादा बदल चुकी हो और मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी आसानी से मेरी चाल में फंस जाओगी और शायद तुम इस नकली फैमिली में रहने के बाद ना इतनी ज्यादा कमजोर हो गई हो और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम्हें ड्रैगन फैमिली का व्हाइट वुल्फ कहा जाता था और अगर तुम जरा सी भी होशियारी करने की कोशिश करोगी तो इसकी आंख नहीं बचने वाली। और ये बात सुनकर ना यूकी को वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और बोलते हैं कि अगर तुमने उसको टच भी किया ना तो उसके बाद तुम ना अपने मरने की ना भीख मांगोगी मेरे हाथ से, इतना दर्द मैं तुम्हें देने वाली हूँ की। और ये सुनने के बाद ना भाई वो सामने वाली असैसन भी काफी ज्यादा घबरा जाती है, शकल से एकदम साफ पता लग रहा था और बोलती है कि मुझे इससे तो पता लग गया कि व्हाइट वुल्फ अभी भी इतनी ज्यादा कमजोर नहीं हुई है और सच बताओ तो मुझे तुम्हें जान से मारना है बट मुझे ये भी पता है कि अगर मैं कितनी बार भी कोशिश करूँ ना उसके बाद भी मैं तुम्हें नहीं हरा सकती, तो इसीलिए मैं इस लड़के को लेके जा रही हूँ अपने साथ। और वो बोलते हैं कि 2 बजे तक स्कूल ग्राउंड में तुम आ जाना। और इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और यूकी ना वहाँ पे कुछ सोच में पड़ जाती है और इसके बाद ना उसके कान में ना उसके पुराने मास्टर की आवाज गूंजने लगती है कि तुम कुछ भी कर लो तुम हमेशा मर्डर करती रहोगी क्योंकि तुम्हें ब्लड की काफी ज्यादा भूख है और तुम कभी भी एक नॉर्मल लड़की तो बिल्कुल नहीं बन सकती। और इसके बाद वो सोचती है कि मैं उसको मार दूंगी और मास्टर को बचा लूंगी और इसके बाद मैं ये शहर छोड़ के चली जाऊंगी, मैं दोबारा से असैसन वाली लाइफ जीने लगूंगी। लेकिन तभी उसको अचानक से ना हितोरी और रिको के साथ जो उसने पल बिताए थे ना वो सारे पल याद आने लगते हैं और फिर वो अपने मन में सोचती है कि मैं इस लाइफ को अब नहीं छोड़ना चाहती, मुझे ये वाली लाइफ काफी ज्यादा पसंद है। और इसके बाद हमें वही असैसन लड़की दिखाई जाती है जो कि हितोरी को बोल रही थी कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा, क्या तुम्हारी जान अभी मेरे हाथों में है और इसका पूरा कारण ना वो यूकी है और अब तुम सच बताना क्या तुम्हें मेरे ऊपर गुस्सा आ रहा है या फिर नहीं। और तभी हितोरी बोलता है कि नहीं मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा क्योंकि मिस यूकी ने मुझे बोला था कि वो मुझे किसी भी हालत में बचाएंगी। और तभी वो असैसन ना मिस यूकी का लोकेशन चेक करती है ना तो वो उनकी तरफ ही आ रही होती है और तभी वो असैसन बोलती है कि सच बताओ तो मुझे तुम्हारी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है, तुम मरो या फिर जियो मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, बट मैं अपने हाथों से जुए को मारना चाहती हूँ। और तभी हितोरी बोलता है कि तुम मिस यूकी को जुए क्यों बोल रही हो। और तभी वो असैसन बोलते हैं कि अच्छा मतलब कि तुम उसके साथ रहते हो बट तुम्हें उसकी रियलिटी नहीं पता क्या। और तभी हितोरी बोलता है कि जहाँ तक मुझे पता है कि वो एक मेड है और साथ ही वो एक असैसन भी है। और इसके बाद वो असैसन ना काफी क्रीपी वाली लुक में बोलती है कि तुम्हें बस इतना ही पता है भाई वो औरत ना एकदम मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर भी उसको देख के डर जाएगा, वो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि मैंने काफी सारे खतरनाक लोगों को देखा है लेकिन जुए जो है वो उन सभी से काफी ज्यादा अलग है और वो द व्हाइट वुल्फ नौ ड्रैगन में से चौथे नंबर पे आती है। और इसके बाद तभी हितोरी बोलता है कि आखिरकार नौ ड्रैगन क्या है। और तभी वो असैसन बताती है नौ ड्रैगन ना दुनिया के सबसे पावरफुल 9 असैसन की ऑर्गेनाइजेशन है जो कि पूरे दुनिया
दुनिया में ना सभी असैसिन को ट्रेन किया करते हैं और ऐसा भी माना जाता है कि दुनिया में कोई सी भी बड़ी घटना घटती है ना तो उनमें ये 9 असैसिन का हाथ ना सबसे पहले होता है। और अगर मैं तुम्हें सिंपल भाषा में बताऊं ना तो मैं उनके कोई पावरफुल असैसिन को मार दूं उन 9 में से, तो उसके बाद मेरे पास सब कुछ होगा, पैसा, गाड़ी, बंगला, जो भी चीजें चाहिए मुझे वो सब कुछ मिलने लगेगा। उसके बाद हितोरी बोलता है कि आखिरकार तुम किसकी बात कर रही हो? जिस यूकी को मैं जानता हूँ वो तो एक 16 साल की हाई स्कूल गर्ल है जो कि बिल्डिंग पे हर वक्त पे स्टंट मारा करती है। एक पल में काफी सुंदर सुंदर से एक्सप्रेशन देती है और एक पल में उसके सारे एक्सप्रेशन ही गायब हो जाते हैं। काफी ज्यादा प्यारी और भोली है, लेकिन वो सॉस से सबसे ज्यादा प्यार करती है। शायद वो मुझसे भी ज्यादा सॉस को पसंद करती है। और तभी असैसिन बोलती है कि तुमने सही बोला, मुझे भी स्टार्टिंग में काफी ज्यादा शक हुआ था और इसीलिए मैंने इसके ऊपर लगातार 3 हफ्तों तक नजर रखा और इसके बाद मुझे फाइनली यकीन हो गया कि ये व्हाइट वुल्फ ज़्यू ही है। और वो सोचती है कि इस बंदे में ना कुछ तो खास है जो कि अभी तक मेरे से बिल्कुल भी नहीं डर रहा और साथ ही इसने व्हाइट वुल्फ जैसी लड़की को भी एकदम शांत कर दिया और इसमें मेरा ही फायदा है। व्हाइट वुल्फ जितना ज्यादा इससे लगाव रखेगी मैं इसको उतना ज्यादा यूज करूंगा उसके खिलाफ। और तभी वहाँ पे फाइनली 2 बज जाते हैं और 2 बजने के बाद ही मिस यूकी वहाँ पे एंटर कर जाती है और मिस यूकी को देखने के बाद ना तभी वो तुरंत असैसिन फायरिंग करने लगती है। लेकिन उस असैसिन को देख के ना वहाँ पे मिस यूकी सारे बुलेट को डॉज करने लगती है उसके फायरिंग को। और इसके बाद तभी यूकी का पाँव ना एक बॉम्ब पे रखा जाता है और वहाँ पे काफी बड़ा ब्लास्ट होता है और वो असैसिन बोलते हैं कि तुम्हें फंसाना ना सच बताओ तो इतना ज्यादा हार्ड भी नहीं था। और इसके बाद ना वो उसका काफी ज्यादा मजाक बनाने लगती है और हितोरी तो काफी ज्यादा डर जाता है और काफी ज्यादा रोने भी लगता है वहाँ पे। लेकिन तभी अचानक से ना धुएं के बीच में से मिस यूकी उसके सामने आके एकदम खड़ी हो जाती है और ये देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाती है और सोचती है कि आखिरकार इतने बड़े ब्लास्ट के बाद भी कोई कैसे अपने आप को बचा सकता है, बट ये एक मॉन्स्टर है तो इसके लिए कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। और तभी मिस यूकी बोलती है कि मास्टर को कल सुबह स्कूल जाना है और वो अगर ढंग से सोते नहीं है तो उनके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं इस काम को जल्दी से यहाँ पे खत्म करने वाला हूँ। और तभी वो असैसिन बोलते हैं कि मास्टर हितोरी के अलावा तुम्हें और भी कुछ पता है या फिर नहीं? और तभी यूकी बोलते हैं कि हाँ रिको जो कि काफी ज्यादा क्यूट है और हमारा डॉग मोचितारो और साथ ही वो सॉस जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद है। और तभी वो असैसिन बोलते हैं कि लगता है तुम इस सिचुएशन को ना कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रही हो। और इसके बाद वो अपना फोन निकालती है जिसके अंदर बॉम्ब का लोगो बना होता है और इसके बाद वो बोलते हैं कि अभी मेरे पास खेलने के लिए ना काफी सारे टूल्स है। और इसके बाद वो उसके अंदर का बटन को प्रेस कर देती है और इसके बाद ना हितोरी के ऊपर ना काफी ज्यादा लेजर पॉइंट हो जाता है, मतलब कि गन पॉइंट। और अगर तुम बिल्कुल भी आगे बढ़ने की कोशिश करोगी तो मैं इसको यहीं पे खत्म कर दूंगी। और इसके बाद ना यूकी उसकी तरफ भागना स्टार्ट कर देते हैं काफी स्पीड में और 2 चक्कू फेंकती है जिससे ना बुलेट जो आ रहा था ना वो दोनों बुलेट ही कट जाता है वहाँ पे। और असैसिन वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाती है और सोचती है कि आखिरकार इसको बुलेट कैसे दिख सकता है, बट मेरे पास और भी काफी सारे मौके हैं। और वो फिर से बटन क्लिक करने वाली होती है लेकिन मिस यूकी ना उससे पहले उसके फोन को ही डिस्ट्रॉय कर देती है। और इसके बाद तभी वो ना हितोरी को ना गन से मारने वाली होती है लेकिन मिस यूकी ना अपने लात की मदद से ना उसके गन को ही नीचे गिरा देती है। और इसके बाद वो उस असैसिन को एक जोरदार लात मारती है जिससे वो काफी दूर जाके गिरती है। और इसके बाद उस असैसिन को भी पता चल चुका था कि अब तो उसको कोई भी नहीं बचा सकता। और इसके बाद वो काफी ज्यादा चिल्लाने लगती है और बोलती है कि मुझे पता था कि तुम कभी भी नहीं बदल सकती, एक खूनी हमेशा खूनी होता है। चलो ठीक है आज तुम मुझे मार दोगी लेकिन मेरे मारने के बाद तुम्हें और भी काफी सारे असैसिन मारने के लिए यहाँ पे आएंगे। और क्या तुम हमेशा पूरी जिंदगी केवल यही काम करना चाहती हो? और यूकी बोलते हैं कि हाँ मेरा पहले तो यही इरादा था, बट सच बताओ तो अब मुझे इन सब कामों में ना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और अब मुझे ये सब चीजें नहीं करना और अब मैं किसी को भी नहीं मारने वाली और मैं कुछ ऐसा काम तो बिल्कुल भी नहीं करना चाहती जिससे किसी को प्रॉब्लम हो। और मास्टर हितोरी मुझे हमेशा बताया करते हैं कि दुनिया में काफी सारी चीजें अच्छी भी होती है। और ये सारी बातें सुन के ना वो असैसिन वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान होती है। उसको ये बात पे यकीन नहीं होता जिसको वो मॉन्स्टर समझती थी पूरी दुनिया उसको एक हथियार माना करती थी, वो एक 16 साल की सच में एक आम लड़की है जो कि काफी प्यारी प्यारी बातें भी करती है। और इसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और जाते वक्त हितोरी बोलता है कि मुझे पता था कि तुम मुझे बचा लोगे इसलिए मैं बिल्कुल भी वहाँ पे नहीं डरा था। और तभी यूकी बोलते हैं कि मास्टर आप प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मेरे कारण आपको इतनी ज्यादा परेशानी हुई और अगर आप बोलोगे तो मैं आपसे दूर काफी दूर आपसे चली जाऊंगी और इसके बाद आपकी लाइफ में कभी भी नहीं वापस आऊंगी। और इसके बाद हितोरी उसका हाथ पकड़ता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कब बोला कि तुम मुझसे दूर जाओ, और सच बताओ तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे भी सेल्फ डिफेंस सिखाओ ताकि मैं अपनी रक्षा कर सकूं और साथ ही मैं तुम्हारी भी रक्षा करना चाहता हूँ अब। और ये सुनने के बाद ना यूकी को वहाँ पे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसके बाद दोनों ही वहाँ से घर जाने लगते हैं। यूकी दिखाई जाती है जो कि लड़कियों के साथ स्कूल के अंदर वॉलीबॉल खेल रही होती है और वो सच में काफी बढ़िया वो कर रही होती है। और ये देख के ना लड़कियां भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं और लड़के तो उसके ऊपर स्टार्टिंग से ही लट्टू हो रखे थे कि भाई इतनी ज्यादा सुंदर लड़की है ये, और ऊपर से वॉलीबॉल भी इतना अच्छा खेल रही है। लेकिन हितोरी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था और वो सोच रहा था कि ये तो कुछ भी नहीं है इसके आगे, और जब ये अपने अलग ही मूड में होती है ना तो ये कुछ और ही लड़की बन जाती है। और इसके बाद हमें ना पिछले एपिसोड
एपिसोड की ना थोड़ी बहुत झलकियां भी दिखाई जाती है और बाकी सभी लड़के सोच रहे होते हैं कि आखिरकार कैसे ये हितोरी की कजन हो सकती है। और इसके बाद तभी ना यूकी ना हितोरी की तरफ देख के स्माइल पास करती है और भाई सच में इस टाइम पे काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। और इसके बाद सभी बंदे ना फिर से काफी ज्यादा वहाँ पे हैरान और जेलस हो जाते हैं हितोरी से। और तभी ना अचानक से एक बॉल उसकी तरफ काफी स्पीड में आ रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पे एक लड़की आके उसको बचा लेती है और ये ना इस स्कूल की नई पीटी टीचर होने वाली थी। और हितोरी ना उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और काफी ज्यादा घबरा भी जाता है, क्योंकि भाई आपको फनी बात बताऊं मैं, ये और कोई नहीं वही असैसिन थी जिसने रात को इसको किडनैप किया था पिछले एपिसोड में। और हितोरी ना काफी ज्यादा डरते हुए बोलता है कि आप यहाँ पे कर क्या रही हो और फिर से मुझे किडनैप करने आ गई क्या। और तभी टीचर बोलते हैं कि तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं इतनी ज्यादा क्यूट और प्यारी हूँ और मैं तुम्हें अब बिल्कुल भी परेशान नहीं करने वाली। और वो दोनों वहाँ पे इतना ज्यादा क्लोज होते हैं ना कि भाई जो बंदे होते हैं ना वो फिर से काफी ज्यादा जेलस होने लगते हैं और उसकी तरफ एरो आने लगता है, मतलब कि हितोरी की तरफ जेलसी वाले। और इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हितोरी और यूकी ना उसी से मिलने के लिए जाते हैं और वो बोलते हैं कि तुम दोनों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, अब मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करने वाली, क्योंकि मैं तुम्हें एक लेजेंडरी असैसिन मानती हूँ और एक तुम आम लड़के की रक्षा कर रही हो। ये देखने में सच में काफी ज्यादा मजा आ रहा है और मुझे पता है कि तुम स्ट्रेंथ में काफी ज्यादा बढ़िया हो और मैं जासूसी में काफी ज्यादा बढ़िया हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे एक नई पीटी टीचर बन के आई हूँ। और तभी यूकी बोलते हैं कि आखिरकार तुम्हें मुझसे कोई काम है तो मुझे बताओ, नहीं तो तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ। और तभी वो बताती है कि नहीं मेरे को कोई भी काम नहीं है, मैं बस यहाँ पे फन के लिए आई थी। और अच्छा हम एक सबसे बढ़िया यहाँ पे डील करते हैं, अगर तुम मुझ पे भरोसा करोगी तो मैं ना तुम्हें काफी सारे ब्रेड ला के दूंगी। और हितोरी ना अपने मन में सोचने लगता है कि ब्रेड ब्रेड क्यों बोली इसने, शायद ये कोई असैसिन का ना कोड वर्ड होगा। और तभी वो बोलते हैं कि मैं कोई ना ऐसा नॉर्मल ब्रेड तुम्हें ला के नहीं दूंगी, यहाँ का सबसे स्पेशल कात्सुदा ब्रेड ला के दूंगी, वो भी 3 महीने तक। और हितोरी को लग रहा था कि नहीं यार ये ब्रेड के लिए तो डील नहीं करने वाली, मतलब कि यूकी, लेकिन फनी बात तो ये होती है कि यूकी वहाँ पे डील को एक्सेप्ट कर लेती है भाई ब्रेड के लिए वो। और नीदा ना अब हितोरी का टेस्ट कर सकती थी, मतलब कि उसके ऊपर जांच कर सकती थी। और इसके बाद यूकी बोलती है कि प्लीज मास्टर आप मुझे माफ करना, बट ब्रेड मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और यूकी बोलता है कि क्या वो मेरे से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और भाई सच में ये वाला लाइन ना मतलब कि पूरा सीन ही काफी ज्यादा फनी होता है। और इसके बाद फिर से हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे नीता बताती है कि मैं ना तुम्हारे रिलेटिव के तौर पे यहाँ पे आई हूँ, और मतलब कि सभी को इसने ये बताया था यहाँ पे। और हितोरी ना नीता को दूर होने के लिए बोलता है, क्योंकि अभी तक ना उसकी तरफ ना एरो आई रहते, मतलब कि सभी बॉयज अभी भी काफी ज्यादा जलन महसूस कर रहे थे उन दोनों को इतना क्लोज देख के। और ऐसा नहीं था कि वहाँ पे केवल बॉयज को ही जलन हो रहा था, वहाँ पे लड़कियों को भी काफी ज्यादा जलन हो रहा था। और एक बॉल ना काफी तेज फायर की तरह जाता है, मतलब कि बॉल काफी ज्यादा फास्ट होता है, नेट फाड़ के जाता है नीता की तरफ। और वो बॉल फेंकने वाली और कोई नहीं यूकी होती है, मतलब कि उसको ना वहाँ पे काफी ज्यादा जेलस फील हो रहा था, वो दोनों इतने ज्यादा क्लोज थे इसलिए। और इसके बाद ना वो माफी भी मांगती है इतनी तेज बॉल फेंकने के लिए, कहीं वो बॉल हितोरी को लग जाता इसलिए। और इसके बाद हमें हितोरी और यूकी ना दोनों वही ब्रेड खाते हुए नजर आते हैं, लेकिन यूकी ना कुछ अलग ही सोच में होती है। और हितोरी पूछता है कि आखिरकार आपको कुछ हुआ है क्या और आप मुझे बता सकते हो। और तभी यूकी बोलते हैं कि नहीं ये मेरे बारे में बिल्कुल भी नहीं है, और जब भी ना मैं आपको किसी के साथ इतना ज्यादा क्लोज देखती हूँ, किसी लड़की के साथ खासकर, तो मुझे अजीब सा फील होने लगता है। और ये सुनते ही ना हितोरी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और वहाँ पे हितोरी को फील हो गया था कि भाई यहाँ पे क्या सीन चल रहा है। और मिस यूकी जो है ना वो अभी काफी ज्यादा जेलसी भी फील करने लगी है और काफी ज्यादा हितोरी को लेके पॉजेसिव भी होने लगी है। और इसके बाद हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे यूकी ना अपनी ड्रेस पहन रही होती है सर्वेंट वाला, और इसके बाद वो घर का काम करने के लिए भी जा रही होती है, मतलब कि पहले वो खाना बनाती है और इसके बाद वो कपड़े धोने जाती है ना, तो वॉशिंग मशीन में वो टॉवल्स को देखती है ना, तो उस टाइम पे वो काफी ज्यादा खुश होती है। और उसने टॉवल ना काफी अच्छे तरीके से धोए थे। और इसके बाद ना वो हितोरी को दिखाने के लिए वो जाती है, और वो चीज देखने के बाद ना हितोरी भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसने ना भाई काफी बड़ी गड़बड़ कर रखी थी, वो कभी भी कपड़े अच्छे से नहीं धो पाती थी, हर बार कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता था, बट इस बार उसने काफी बढ़िया तरीके से कपड़े धोए थे, वो भी टॉवल्स को। और यूकी ना अब धीरे धीरे ना काफी बढ़िया काम करने लगी थी, पहले के मुकाबले ना अब वो काफी बढ़िया काम कर रही थी। और ये सारी चीजें देख के ना हितोरी को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और तभी हितोरी बोलता है कि आखिरकार हमें डिनर में क्या बनाना चाहिए। और यूकी बोलती है कि फ्रिज में तो केवल कैबेज बचा हुआ है, तो क्या हम कैबेज को यूज करने वाले हैं। और इसके बाद ना वो दोनों ना बाहर का कात्सुदा सॉस लेने के लिए जाते हैं, मतलब कि ये लड़की ना भाई एकदम वो सॉस के पीछे पागल हो रखी है। और वहाँ पे ना शॉप पे ना सॉस बन रहा होता है, और ये देख के ना वहाँ पे यूकी को इतना ज्यादा एक्साइटमेंट होता है ना कि भाई वो तो केवल उसी की तरफ देख रही होती है। और जो दुकान की ओनर होती है ना भाई, वो यूकी को देखने के बाद ना हितोरी से पूछती है इसके बारे में, और हितोरी बताता है कि ये मेरी मेड है, बट इसको सॉस खाना काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और इसके बाद यूकी जो होती है ना वो ओनर को ना काफी ज्यादा शुक्रिया बोलने लगती है, क्योंकि वो बताती है कि आज से कुछ टाइम पहले ना मुझे टेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, मैं कुछ भी चीज खा लेती थी, बट जब से मैंने आपके सॉस को टेस्ट किया है ना, तब से मुझे इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि मुझे इसके अलावा और कुछ खाने का मन करता ही नहीं है। और इससे ना मेरी एकदम दुनिया ही चेंज हो गई, इसलिए मैं आपको काफी ज्यादा शुक्रिया बोलना चाहती
हूँ। और वो दुकान के ओनर भी बोलते हैं कि जो तुम्हें हैप्पीनेस फील हो रहा है ना, ये सभी कुछ तुम्हारे अंदर है, इस कारण ही तुम सॉस को इतने अच्छे से फील कर पाई हो। और यूकी ना वहाँ पे सोचने लगती है कि ये सब चीजें ना मेरे मन में ना तब से फील होने लगा जब से मैं मास्टर के साथ रहने लगी हूँ। सही मायने में ना यूकी ना हितोरी को काफी ज्यादा पसंद करती थी और उसके दिल में ना एक सॉफ्ट सा कॉर्नर बन गया था हितोरी को लेके। और यूकी इतना ज्यादा सॉस को पसंद करती है ना, ये चीज देखने के बाद ना ऑनर ना उसको थोड़ा सॉस भी टेस्ट करने के लिए देती है। और वो खाने के बाद तो भाई पूछो मत, वो तो अलग ही लेवल पे एक्साइटेड हो जाती है, काफी ज्यादा अच्छा लगता है उसको। और इसके बाद हमें ना रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डिनर करने के बाद ना यूकी बर्तन धोने के लिए जा रही होती है और हितोरी भी उसकी मदद करने के लिए आता है, बट यूकी उसको मना कर देती है और वो खुद ही बर्तन धोने लगती है। और इसके बाद ना हितोरी बिस्तर पे लेट के ना सोचने लगता है यूकी के बारे में और वो ना 9 ड्रैगन क्लैन के बारे में सर्च करने लग जाता है गूगल पे कि आखिरकार ये चीज है क्या। और वो ना मिस यूकी को ना और भी ज्यादा करीब से जानना चाहता था, बट उसको ना वहाँ पे कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलता। और वो इसके बारे में ना यूकी से पूछना चाहता था, बट वो ऐसा नहीं करता क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर मैं उससे पूछूं और उसको पास्ट की कोई ऐसी बात याद आ जाए जिससे उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो या फिर ट्रॉमेटाइज हो जाए। और वो ये सारी चीजें सोच ही रहा था, लेकिन उसके बाद ही तभी उसकी आंख लग जाती है। और इसके बाद हितोरी भी सपना देख रहा होता है और सपने में ना उसकी मदर उसको ना अकेला छोड़ के चली गई थी अपनी बेटी को लेके। और वो ना काफी ज्यादा रो रहा होता है सपने में और साथ ही अपनी मदर के पीछे भी भाग रहा होता है पकड़ने के लिए उसको, मतलब की। और इसके बाद तभी उसको मिस यूकी उठाती है और वो ना वहाँ पे काफी ज्यादा रो रहा था और साथ ही मिस यूकी ने ना उसको हग भी कर रखा था। और तभी उसका फेस ना यूकी के कुछ गलत जगह पे ही टच हो जाता है और इसके बाद उसको वहाँ पे काफी ज्यादा शर्म आता है और वो फट से ना थोड़ा दूर हो जाता है, सोफे पे जाके बैठ जाता है। और जल्दबाजी में ना हितोरी का फोन वहाँ पे नीचे गिर जाता है और वो फोन ना यूकी उठा लेती है। और यूकी ना वो सर्च हिस्ट्री चेक कर लेती है कि आखिरकार हितोरी क्या चेक कर रहा था और उसको पता चल जाता है कि वो ना उसी के बारे में चेक कर रहा था। और ये देख के ना थोड़ा हितोरी भी घबरा जाता है। और इसके बाद यूकी भी बताने लगती है कि मैं अभी 9 ड्रैगन क्लैन के बारे में ना ज्यादा कुछ नहीं जानती, मेरे मास्टर जो भी कुछ मुझे ऑर्डर दिया करते थे बस मेरा काम होता था उन ऑर्डरों को पूरा करना, कोई सवाल जवाब करना नहीं होता था मेरा काम। वहाँ पे कुछ लोग थे जिनको मैं देखा करती थी, ऑब्जर्व किया करती थी, बट मैंने आज तक कभी उनसे उनका नाम पूछने का भी हिम्मत नहीं रखी। और हितोरी को तो एहसास ही नहीं होता कि आखिरकार यूकी की लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल है और वो कितनी कठिनाइयों में जी रही थी अब तक। और तभी यूकी भी बोलती है कि मुझे ये सब कुछ ना सपने की तरह महसूस हो रहा है और मैंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मुझे इस तरीके की लाइफ कभी मिल पाएगी। और जब भी मैं आपका फेस देखती हूँ या फिर आपको देखती हूँ तो मुझे उस टाइम पे काफी ज्यादा सुकून सा महसूस होता है। और ये सारी बातें सुन के ना वहाँ पे हितोरी काफी ज्यादा शर्मा भी जाता है और इसके बाद बोलता है कि मैं भी तुम्हें देखता हूँ तो मेरी भी सेम फीलिंग्स जागती है, मतलब कि मुझे भी सेम ऐसा ही लगता है कि मैं काफी ज्यादा लकी हूँ कि मुझे तुम मेरी लाइफ में मिली हो। जब भी मैं आपको सुबह देखता हूँ तो मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है और कल इतना कुछ हो गया उसके बाद भी आप मेरे साथ हो, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस टाइम पे ना वो फिर से काफी ज्यादा शर्मा रहा होता है और लिटरली भाई यहाँ पे कुछ ज्यादा ही वो शर्माने लगता है। और तभी यूकी बोलती है कि अगर आपको कोई बुरा सपना दिखाई देना तो आप मेरे पास आ जाना, मैं आपको तभी हक कर लूंगी और आपका जो भी बुरा सपना होगा ना वो सब कुछ एकदम से खत्म हो जाएगा। और अगर आपको मेरे गोद में सोना है ना तो आप मेरे गोद में भी सो सकते हो। और इसके बाद हितोरी वहाँ पे काफी ज्यादा शर्माने लगता है और बोलता है कि ऐसी बात नहीं है, मैं हर वक्त पे केवल बुरे सपने ही नहीं देखता, कभी कभार अच्छे सपने भी देखता हूँ। और जब मैं अपने सपनों में काफी ज्यादा आगे बढ़ता हूँ ना तो मुझे एक हीरो दिखाई देती है और सच बताऊं तो वो एक हीरो नहीं एक हीरोइन है और मैं ना उसके गले भी लग जाता हूँ। और यहाँ पे हितोरी किसकी बात कर रहा था ये तो आपको पता ही है और वो वहाँ पे काफी ज्यादा ब्लश भी कर रहा होता है इस टाइम पे भी।